चलिए शो की शुरुआत करेंगे और अब श्रेया वीरूर में है आपके साथ अगले 1.5 घंटे। मार्केट में बहुत ही शानदार इस समय मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, पूरे दिन आज हम ग्रीन में ही रहे हैं और फ्लैट शुरुआत हुई, उसके बाद मार्केट में तेज़ी आई। इंटरडे में हम 25,000 के पार निकले एक बार फिर से, लेकिन टिके नहीं। और अब ऑब्वियसली सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निफ्टी डिसाइसिवली 25,000 के पार निकलेगा या नहीं। आज का हाई देखिए आप 25,012, कल का हाई था करीब करीब 25,022। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 25,000 का जो जोन है वहाँ पर सेलर आ रहा है। 25,000 पर शॉर्ट सेलर आ रहा है, 25,000 पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो मर्जी कह लें, लेकिन 25,000 क्रॉस करने में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन एक बार फिर से ऑटो शेयरों ने लीड किया। ऑब्वियसली जैसा हमने हेडलाइन में मेंशन किया, टाटा मोटर्स निफ्टी का टॉप गेनर, और क्या शानदार तेज़ी रही यहाँ पर। इसके अलावा रिलायंस, आज सुबह हम बिग स्टॉक में बात भी कर रहे थे, रिलायंस साइन दे रहा था कुछ शानदार तेज़ी के, और ये स्टॉक अभी भी निफ्टी में टॉप कंट्रीब्यूटर। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है। वीरूश्या, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा उस पर नजर रहेंगे, लेकिन जैसा कि आप भी मेंशन करते हैं, कल भी 25,000 का स्तर हमने टच किया, उसके पार गए, सस्टेन नहीं कर पाए। आज भी 25,012 का हमने इंट्राडे में हाई लगाया, सस्टेन नहीं कर पाए। तो 25,000 का जो लेवल है वो हम बार बार उसको ब्रीच करते हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते। अब क्या लग रहा है, यहाँ से क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है मार्केट में, अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? एक अच्छी चीज जो थी आज मार्केट में कि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग थी, निचले स्तरों से जो खरीदारी होती हुई नजर आई वो सस्टेनेबल थी, इसलिए ब्रेथ ठीक ठाक है मार्केट की आज। लेकिन निफ्टी पे स्पेशली, बैंक निफ्टी तो फ्लैट, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन निफ्टी 25,000 के स्तर पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या करना चाहिए? अभी क्या रीडिंग कहती है आपकी? ओके, थोड़ा मैं खो गया आपके सवाल में श्रेया। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मार्केट में निफ्टी ने एक चीज़ क्लियर की है कि एक सॉर्ट ऑफ बॉटम बनाया है मार्केट ने। एक क्लियर कट बॉटम तो बना है निफ्टी में, लेकिन ये भी साफ है कि अभी हम 25,000 को क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत हमें आ रही है। तो एक अप्रोच ये है कि 24,750 से 24,800 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें और डिप्स पर बाइंग करें। जैसे आज सुबह भी ये हमारी एक अप्रोच थी। कल हमने क्लोजिंग में कहा था कि आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए। एक क्लियर कट व्यू ये लिया गया था कि लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करना है, और उसके बाद वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर डिप आएगी तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो अब आज सुबह मार्केट ने आपको एक डिप दी, उसमें बाइंग आई, तो ऐसे ही अब आपको, अब जैसे ये एक डिप आ रही है, अभी डिप जहाँ पर खत्म होती है, मुझे पता नहीं कहाँ पर खत्म होगी, वहाँ पे जैसे एक मौका बनेगा। देखिए, इवेंचुअली 25,000 के मार्क को निकलना है, क्योंकि सबने अगर अपने स्टॉप लॉस वहाँ लगा रखे हैं तो इवेंचुअली कभी ना कभी जाकर उसको ट्रिगर होना है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग आएगी। कंजम्पशन थीम ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी भी मुझे लग रहा है कि आपको फोकस करना है इसमें। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एज अ बास्केट आप इसको अप्रोच करें, क्योंकि क्या होगा ना, किसी दिन जैसे टाटा मोटर चलेगा, किसी दिन हीरो चलेगा, किसी दिन अशोक लेलैंड चलेगा, किसी दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर चलेगा, कल जैसे एशियन पेंट्स चल गया था, किसी दिन कोई और स्टॉक चल जाएगा। तो इस तरीके से ये बीच बीच में इन स्पेसेस में रोटेशन होते रहेंगे। लेकिन ये स्पेस की मैं कल भी बात की थी, मैं आज भी बात कर रहा हूँ, इसमें जल्दी अपने शेयर ना बेचें। ये स्टॉक्स ने अभी चलना सिर्फ शुरू करा है। आई थिंक हम लोग कहाँ गलती कर जाते हैं, हम लोग एक दिन के मुंह को देख के कहते हैं यार मिस हो गया। फरवरी के बाद से इन स्टॉक्स ने जितनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी, बजट के बाद की रैली के बाद जो फिजल आउट हुई थी रैली, उसके बाद जिस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने दिखाई थी, वो अब रिवर्स होने वाली है। ट्रस्ट मी, अभी इनमें बहुत बड़े मूव्स बाकी हैं, ऑटो स्टॉक्स में, एफएमसीजी स्टॉक्स में। उसका कारण ये है कि बाजार को अब एक मैक्रो ट्रिगर मिल गया है, मैक्रो थीम बाजार को मिल गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, निफ्टी की जहाँ तक लेवल्स की बात है, 25,050 के ऊपर, क्योंकि आप दो बार 25,020, 25,015 तक जग गए हैं, 25,050 के ऊपर मुझे लग रहा है कि तूफानी तेज़ी आ सकती है। ये तो अभी शुरुआत हुई है मार्केट की, इस रैली की। अभी तो वो जब तक ढांचा आएगा, वो जीएसटी कट का, वो सब, आई थिंक मार्केट थोड़ा और मूव दिखाएगा। तो लॉन्ग में बने रहें, अपनी पोजीशन को ऐड करें डिप्स में, और अगर आज आप 25,000 के ऊपर बंद हो गए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बढ़ाकर बड़े आराम से फिर 24,850 पर ला सकते हैं, जब तक 24,750 पर है। एक दिक्कत है मार्केट की, आप ऑलरेडी बता चुकी हैं, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी समहाउ पता नहीं क्या इसको तंग कर रहा है, ये चलने को तैयार नहीं है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो भी रैली आ रही है वो फेल हो रही है, और आज तो जो हाई है वो कल के हाई से काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे 55,500 पे सपोर्ट है, 56,000 पे रेजिस्टेंस है। लेट्स सी ये टूटेगा या नहीं। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे रहे?
अनुज, गुड आफ्टरनून। अच्छा अनुज, बाजार ऑल टाइम हाई पर जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उनको बड़ा एंटरटेन कर रहा है। मारुति है, मैं इसकी फोर्स को देख के थोड़ा सा अचंभित था अनुज, कल के एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद, और मात्र मतलब 2 सेशंस जिसमें सब्सटेंशियल गैप अप मिला, 13,000 से 14,200, और अभी भी अनुज क्या बाइंग एफर्ट्स हैं यहाँ पर। ऑप्शंस में 14,000 पे पुट राइटिंग, हाई स्ट्राइक्स की कॉल्स में शॉर्ट कवर होना, और 4% का ओआई बिल्डअप होना इस मल्टी मंथ मल्टी ईयर रेंज के ब्रीच होने के बाद वाकई आकर्षित कर रहा है। 3 मई से लेकर 24 से लेकर अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट किया, और इस प्राइस पर भी बहुत स्ट्रांग बाइंग है। किसी भी प्रकार से डेटा में कोई भी अगर आप देखें कमी नहीं है, कोई भी अभाव नहीं है। पहला ये। दूसरा है रिलायंस। विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट एक कहने वाली बात यह है कि यही स्टॉक था जिसने अभी सुबह डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया, कल के लो को प्रोटेक्ट किया निफ्टी के लिए। अब बात कहने वाली यह है कि रिलायंस में अब अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। सुबह आपको याद होगा ओआई बढ़ा था, लेकिन अब ओआई घटा है, यानी कंप्लीटली आउट ऑफ ग्रिप ऑफ शॉर्ट होल्डर्स। डे हाई पर 100 काटा, 20 काटा, ओआई शेड हुआ, सुबह 1400 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग थी। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि रिलायंस का जो 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, ये वहां उसको हिट करने जा रहा है, जो कि अलाइंड है 1420 पे। तो इस लेवल पे नज़र रखिएगा, महत्वपूर्ण है इसके लिए। और एक है एटर्नल। फिर आज स्टैट्स बहुत एग्रेसिव हैं, मतलब मारुति और एटर्नल के स्टैट्स इतने एग्रेसिव कि पूछिए मत। अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा, डे हाई पर 319, मेरे ख्याल से 321 का हाई लगाया, बट एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है। हालांकि कल के हाई को काटा नहीं है अभी, बट लुक एट ओआई एडिशंस, 70 लाख शेयर का बिल्डअप, ह्यूज ओआई बिल्डअप है। तो ये 3 स्टॉक्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। अनुज, अभी ये 25,000 के ब्रेकआउट की जो रेसिपी है वो होगी क्या, मतलब इन्हीं स्टॉक्स के जरिए, या फिर आपको लगता है कि कुछ और आके परफॉर्म करेगा? क्योंकि रिलायंस ने तो कर दिया अपना काम बखूबी, जो करना था डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सर बैंक निफ्टी क्या वही अभाव है सिर्फ? देखिए वीरू, अब मुझे पता नहीं आपके बारे में, मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है शाम को डिनर बनाना। तो उसमें क्या होता है कि मैं, हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, एक हिंदुस्तानी डिश अगर आप बनाते हैं तो उसमें कुछ खड़े मसाले, कुछ वो पिसे हुए मसाले, कुछ सब्जियां, कुछ मतलब वो क्रीम, कुछ वो उसको मैरिनेट करना, गार्लिक जिंजर पेस्ट डालना, ये सब डालना, और उसके बाद उसको समय देना, कुकर पे स्लो आंच में पकने देना। अच्छा खाना ऐसे बनता है ना। तो हमारी मार्केट में भी ऐसा है। देखिए आज रिलायंस ने अपना काम कर दिया कुछ हद तक, तो अब वो एक आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आ गया है। अब धीरे धीरे इसमें आपके लिए खड़े मसाले, थोड़ी सब्जियां, थोड़ा सा ये सब अब ऐड होंगी इसमें, और धीरे धीरे बाकी कोई ना कोई जुड़ता जाएगा इसमें। अब ये कहना बहुत टफ होगा कि एग्जैक्ट लीडरशिप कहाँ से मिलेगी। लीडरशिप की एक पॉकेट तो बहुत क्लियर है, कंजम्पशन, वो तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है आपको देखे तो, और वो मैक्रो रीजन से भी है। लेकिन उसके अलावा तेज़ी वाली मार्केट अपने आप ट्रिगर ढूंढ लेती है, जैसे मंदी वाली मार्केट अपने आप ट्रिगर ढूंढ लेती है, तेज़ी वाली मार्केट अपने आप ट्रिगर ढूंढ लेगी वीरू। अब फ्रैंकली इस समय कहना बहुत टफ होगा। बाय द वे एज बी स्पीकिंग, निफ्टी वापस नीचे आता जा रहा है, और ये ऑलमोस्ट कल का मिरर इमेज की तरह बनता जा रहा है, ऑलमोस्ट कल का मिरर इमेज। कल भी देखिए आप 25,000 तक गए थे हम इंटरडे में, और टुवर्ड्स द एंड हम ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर बंद हुए थे। बस आज भी ये ना हो, ये थोड़ा सा एक होप होगी। वैसे आज फिर भी एक तरीके से आज का लो कल के लो से ऊपर है, और आज का जो हाई है वो कल के हाई से नीचे है, तो एक इनसाइड डे बनाया है आपने एक। लेकिन लीडरशिप कहाँ से आएगी कहना टफ है, लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कि रिलायंस और थोड़ा सा कंजम्पशन स्टॉक्स यही शायद लीड करें। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और आगे बढ़ते हैं श्रेया में। जी, लेकिन क्योंकि अब वैसे वीरू सर ने सवाल पूछ ही लिया, मेरा भी सवाल यही था, लेकिन कंजम्पशन और रिलायंस को छोड़ दे तो कोई ऐसी थीम जहाँ पे रिलाई कर सके हमारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, कोई ऐसा स्पेस जो आपको लगता है यहाँ पर भी अभी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से शिपिंग स्टॉक्स पर फोकस करें। आज जो मुंबई में हुआ है, एक बार आप दिखाइए ज़रा विजुअल्स मुंबई के बारिश के, और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे बाकी तो कुछ चलेगा नहीं, बाइक तो कुछ चलेगी नहीं, कार वार तो यही आपको ट्रैवल का एक इकलौता ऑप्शन रहेगा। जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं ना यहाँ पर श्रेया, वैसे देखिए मुंबई की बारिश, मैं बताऊँ आपको, मैं 2004 में मुंबई आया था, और 2004 में मैं सितंबर में मुंबई आया था। तो मुझे बहुत बोला गया था कि मुंबई की बारिश, बहुत सुना था मैंने मुंबई की बारिश के बारे में कि मुंबई की बारिश बहुत ज़बरदस्त होती है।
मैं आया मुंबई में 2004 में सितंबर में, जैसे 9/11 पे आया था मैं। उसके बाद सितंबर पूरा निकल गया, मैं कहा मुंबई में कहाँ बारिश होती है, कोई बारिश ही नहीं हुई। और उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि तब तक बारिश खत्म हो चुकी थी। मेरी फीलिंग्स बयां कर उसके बाद जब जाके अगले साल 2005 में वो जो डिल्यूज आया था, जिसमें मुझे याद है कि मैं घर वापस निकला था, दादर तक गया था वॉक करके, फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं बेटर रहेगा कि वापस आ जाओ। तो वापस आया था और ऑफिस में मैंने फिर नाइट स्पेंड की थी। तो वो उस तरीके की आज मुंबई को देखकर वापस फीलिंग आ रही है। अब पता है इसमें क्या होता है, मैं सच बताऊँ ना, मुझे कई बार अब लोग कहते हैं जैसे कि ये मुंबई की स्पिरिट है कि देखिए इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद भी लोग लोकल ट्रेन में जा रहे हैं। मतलब ठीक है, स्पिरिट है, मैं मानता हूँ कि स्पिरिट है, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट स्पिरिट से ज़्यादा मजबूरी भी है। करेगा क्या इंसान इसके अलावा, जिसको और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये जो सीन्स हैं, अब कई लोग कहते हैं कि इतनी बारिश अगर किसी और सिटी में हो जाए, न्यूयॉर्क में हो जाए, पेरिस में हो जाए, तो वहाँ भी ऐसा हाल हो जाएगा। मैं उससे फ्रैंकली बोलूँ तो इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मतलब आई थिंक दुनिया की सबसे रिचेस्ट म्यूनसिपैलिटी बॉडी है यहाँ पर। उनका काम है कि इन तरीके की चीज़ों को प्रोडिक्ट करना या इन तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना। हाँ, ये सब हो तो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। आपने सवाल पूछा उससे कि ज़्यादातर मैं उस सवालों का जवाब दे चुका था, लेकिन ये जो आज जो सीन्स बन रहे हैं ना, थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब मतलब 5-5, 6-6, 10-10 करोड़ के फ्लैट लेते हैं लोग और घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि घुटने तक पानी भरा हुआ है। फ़ायदा क्या है ऐसे 10 करोड़ के फ्लैट लेने का, अगर आप इस तरीके से अगर आप स्कूल जा रहे हैं, इस तरीके से अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। मतलब ये मुंबई के स्पिरिट ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फ्रैंकली ये थोड़ा सा टाइम आ गया अब जब थोड़ा सा सिटीजन्स को भी इस बारे में ना। और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आप किसी मतलब अपनी सिटी को प्यार करते हैं, आप अपने देश को प्यार करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अगर कुछ चीज़ उसमें इस तरीके की हो रही है तो उसको क्रिटिसाइज़ करना आना चाहिए। इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि हर चीज़ को आपको डिफेंड ही करना है। इस चीज़ को आप डिफेंड नहीं कर सकते। जो आज जिस तरीके का ये जो हो रहा है मुंबई में, उसको डिफेंड करने का कोई लॉजिक मैं देखता नहीं हूँ। खैर एनीवे, थोड़ा सा ज़्यादा वोकल हो गया। मतलब बॉम्बे में बारिश होती है तभी हालत है, दिल्ली में तो होती भी नहीं और फिर 2 दिन के बाद बूंदाबांदी में ऐसी हालत हो जाती है। खैर, वी शुड बी वोकल अबाउट इट। एब्सोल्युटली। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और जिस तरीके से मार्केट आज हालांकि थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी तेजी है मार्केट में। तो शुरुआत करेंगे तेजी की ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। ऑटो स्पेस से आपको मैक्सिमम स्टॉक्स दिखेंगे। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प 2.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ कर रहे कारोबार। रिलायंस अब पूरे दिन हमने इस पर चर्चा की, शानदार तेजी के साथ कर रहा कारोबार। इसके अलावा वायदा से देखिए आप संवर्धना मदरसन 5.5% के करीब तेज होकर कर रहा है कारोबार। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस दौड़ के आज के सत्र में। आईएफएल फाइनेंस ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है 3.5% के करीब। कहां पे डेंट पड़ा है? बजाज फिनसर्व लुढ़का 1.5%, डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स पर थोड़ा आज डेंट पड़ा और हिंडाल्को बैकफुट पर काफी चला ये कल के सत्र में, आपको याद होगा। आज मुनाफा वसूली का शिकार। इसके अलावा थोड़ा डिफेंस स्टॉक्स, भारतीय डायमंड मिक्स देख लीजिए 3.5%, कल्याण ज्वेलर्स टूट गया 2.5% से ज्यादा, ग्लेनमार्क फार्मा और नवामा वेल्थ। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी थोड़ा डेंट और फार्मा आप देखें तो थोड़ा प्रेशर में है, हेल्थ केयर प्रेशर में है, तो वहाँ के स्टॉक्स आपको थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, श्रीकांत चौहान, कविता जैन और शिल्पा राउत जी से। 2:15 पे सुदर्शन कुमार बताएंगे आज ऑटो शोरूम में तेजी क्यों है। साथ ही दीपाली राणा बताएंगे आपको टाटा मोटर्स में टॉप गियर क्यों है। 2:25 पर कंचन नौटियाल बताएंगे टेलीकॉम शोरूम में तेजी क्यों है। 2:30 बजे यतिन मोता पहली तिमाही के नतीजों का रिव्यू कर लेकर आएंगे। 2:35 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे मदरसन वायरिंग में जोरदार उछाल क्यों आया। 2:40 पर समझेंगे आईपीओस पर क्या है सेबी का कंसल्टेशन पेपर। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज। 3:05 पे यतिन जी से डीलिंग रूम चेक। 3:10 पे अनुज से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अब शो की और हमारे साथ हमारा पैनल पूरा तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगा इस समय का ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मैं एक बाउंस बैक प्ले करना चाहूंगा, वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन में ट्रेड करा है 551-52 के बीच में। कंटेनर कॉर्पोरेशन का स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 547, मतलब 52, करीब 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। नियर टर्म टारगेट 560, 570 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है कंटेनर कॉर्पोरेशन।
ओके, कंटेनर को आप बाय कर रहे हैं 552 पे 2.5% ऊपर ऑलरेडी स्टॉक, लेकिन मोमेंटम है, मोमेंटम को प्ले करेंगे। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। Very good afternoon, Virenji. Good afternoon, everyone. Well, मेरा ट्रेड FMCG से होगा, that is हिंदुस्तान यूनिलीवर, and not only for intraday, मुझे लगता है थोड़ा सा पोजिशनली भी अगर इसे देखें तो इसमें एक अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं फॉर डे और 1 or 2 days पर्सपेक्टिव। 2650 2670 तक के प्राइस मूव पॉसिबल दिखते हैं ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन दैट केस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2560 का। शॉर्ट टर्म अगर देखें फॉर वीक और सो पॉसिबल मूव्स दिखता है 2700 2750 तक। सो एक्चुअल विल बी द बाय ट्रेड। ओके, एक्चुअल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा 1% की तेजी के साथ। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा पिक अभी के लिए रहेगा एसजेवीएन में। एसजेवीएन में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है। मुझे लगता है कि 92 के स्टॉप लॉस आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। इसमें टारगेट्स अब 97 से लेकर 9900 तक भी आप देख सकते हैं, तो एसजेवीएन में लॉन्ग। SJVN में लॉन्ग, ये हो गई शिल्पा जी की पिक। कविता जी की पिक हो गई, शिल्पा जी की पिक हो गई, रचना जी भी हैं आज शो में। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, बताइए आपने क्या पिक किया? जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट्स रहेगा एंड 1316 पे है ये, इसको हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स पे। ऐसे लगाएंगे 1308 पे। अपसाइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 1325 और मल्टी डे के लिए हिसाब से टारगेट होगा 1340। ओके, 13 14 50 पे स्पिट्स यूएसएल आपका बाय कॉल। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए आईआईएफएल फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप चार्ट देखें तो स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आईआईएफएल फाइनेंस में खरीदारी करेंगे 462 ₹462 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 485 रुपए 485 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 470 वाला कॉल ऑप्शन 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 17 रुपए के टारगेट सेट करनी है। ओके, आईआईएफएल फाइनेंस ये पिक है मानस जी की। चलिए, अब टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ, जॉट डाउन कर लीजिए। गाबर सर ने पिक किया कॉनकोर, ये स्टॉक उनको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट वो 570 के देख रहे हैं, 547 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी ने HUL अब पिक किया है, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 2670 के टारगेट देख रही हैं वो, 2560 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा जी ने SJVN पर दाव लगाया है, अच्छा स्टॉक लग रहा है उनको। 99 तक का टारगेट प्राइस देख रही हैं वो, 92 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। इसके अलावा रचना जी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पे दाव लगाया, वो कह रही है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 1350 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1308 का को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अभी अभी मानस जी ने आईआईएफएल फाइनेंस पिक किया, यहाँ पे खरीदारी की राय 485 का माफ कीजिएगा टारगेट और 462 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कहाँ पे की जाए शॉपिंग, कहाँ पे लगा रहे हैं आप बेट? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, वीरू जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है एफएमसीजी क्षेत्र यहाँ पे फोकस करनी चाहिए। कल की जो अनाउंसमेंट आई थी जीएसटी कट्स को लेके या जो एक्सपेक्टेड कट्स है, एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि जो कंजम्पशन बूस्ट ये क्षेत्र को मिल सकती है वॉल्यूम्स के द्वारा, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है। इसमें मैरिको इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। हमें लगता है जैसे मैरिको की ग्रोथ रही थी पिछले तिमाही में वॉल्यूम्स के हिसाब से, वो पैराशूट हो या स्पेसिफिकली वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स हो, यहाँ एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी मिली थी। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप देखते हैं जो फूड्स कारोबार है, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने की इच्छा मैनेजमेंट जता रही है, एंड इनफैक्ट दैट इज बीइंग सीन ऑन नंबर्स एज वेल एज द प्रीमियम हेल्थ केयर सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्जिन परफॉर्मेंस है यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखा जाएगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। जो 20-30% की मार्जिन है बिकॉज ऑफ लोअर इनपुट कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स जो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकता है, जिसके वजह से आई थिंक बॉटम लाइन और नंबर्स स्पेसिफिकली ROE सिग्निफिकेंटली बेटर रह सकते हैं। तो हमें लगता है आई थिंक एफएमसीजी क्षेत्र काफ़ी अच्छा कर सकता है विद द अनाउंसमेंट दैट प्रॉब्ली डन। रूरल इनकम्स मॉनसून्स के वजह से एक्सपेक्टेड टू गो हायर एज वेल, और इसलिए आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ दैट पूल शुड बी बेनिफिशियरी, बट मैरिको इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स। कि मैरिको पसंद है मयूरेश जी को। एक बार आप लेकर आइए कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर, और आज सुबह रचना जी ने पिक किया था इसे और हमारी बात भी हुई थी इस पर।
आई थिंक 2030 का टारगेट था उनका। तो रचना जी, वो टारगेट हिट हुआ है आपका। पहले वो कॉल काफ़ी शानदार रही आपकी, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक था लेकिन उसमें आपने कोटक चुना। अब कोटक पर क्या व्यू होगा यहाँ से? जी, आप जिस हिसाब से ये जा रहा है, इट अपीयर्स कि ये हमारा जो थ्रेशोल्ड था फॉर द क्लोजिंग व्हिच वाज 2020, उसके ऊपर तो ये क्लोज देना चाहिए। तो इन दैट केस इट बिकम्स अ कैरी ओवर ट्रेड एज वेल, जिसमें हम 2040 एंड 50 के टारगेट्स कल के लिए और परसों के लिए लगा सकते हैं। ओके, बिल्कुल शानदार ट्रेड रहा यहाँ पर। 2040 2050 के भी टारगेट्स अब यहाँ ओपन हो रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं मार्केट में लगातार दूसरे दिन ऑटो कंपनियों की शानदार तेज़ी की। क्यों दौड़ रहे हैं ऑटो शेयर्स, इस पर बात करेंगे। सुदर्शन से समझेंगे सेक्टरल पूरा व्यू, और दीपाली से जानेंगे इन पर्टिकुलर टाटा मोटर्स में क्या रैली का कारण रहा। पहले सुदर्शन के पास चलते हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सो जैसा आपने बोला, लगातार दूसरे दिन ऑटो सेक्टर में बढ़त देखने को मिल रहा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें या निफ्टी ईवी इंडेक्स की बात करें, दोनों 1% से ऊपर के साथ ट्रेड करा। टाटा मोटर्स टॉप निफ्टी गेनर है। आपके टू व्हीलर्स बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, या चाहे आप ऑटो नेम्स ले, संवर्धना मदरसन, सोना BLW, सब ऊपरी स्तर पर ट्रेड करते दिख रहे हैं। उसका कारण कल था GST रैशनलाइजेशन, तो आज है जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आया है रिगार्डिंग रेयर अर्थ मैग्नेट इशू। तो खबर यह है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का मुलाकात हुआ था चाइना के फॉरेन मिनिस्टर में। उसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ एक इश्यूज रेज किए थे। उसमें एक था रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई का इशू, जिस पे कमेंट आया है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का। उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि चाइना इस मैटर पे देख रही है। तो मार्केट इसको इस तरीके से देख रहा है कि बहुत जल्द ही चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई पे जो कर्ब लगाया था वो कर्ब हटा सकता है। वो पॉजिटिव होगा स्पेशली उन कंपनीज के लिए जिनका ईवी एक्सपोजर ज़्यादा है। तो मेन ऑटो कंपनीज की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसका ईवी एक्सपोजर वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि उसका JLR है ऑलमोस्ट 70%। जो वॉल्यूम्स टाटा मोटर्स का अगर जो ओवरऑल देखेंगे तो वो फॉर्म होता है JLR से। इसके कारण टाटा मोटर्स आज टॉप निफ्टी गेनर है ऑलमोस्ट 4% ऊपर। इसके साथ हाइब्रिड में जिनका एक्सपोजर, क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल्स में भी आपको रेयर अर्थ मैग्नेट का यूज़ होता है, ज़्यादा होता है आइस के कंपैरिजन में। तो अगर जो इंडियन कंपनी की बात करें तो जिसमें मारुति है, जिनका हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, तो मारुति भी बेनिफिशियरी होगा। अब आते हैं ऑटो एंसिलरी नेम्स में, वो क्यों बेनिफिट करें, क्योंकि वो ऑटो पार्ट्स सप्लाई करते हैं उन प्लेयर्स का जिनका ईवी एक्सपोजर है, जैसे कि संवर्धना मदरसन हो गया, सोना BLW हो गया। इनके ग्लोबल क्लाइंट्स है जिनका ईवी एक्सपोजर है, और सोना BLW का इंडियन क्लाइंट्स भी है। तो इसके कारण इन सारे शेयरों में भी बढ़त देखा जा रहा है। लेकिन अगर जो आप रेयर अर्थ मैग्नेट वो कर दें या GST रैशनलाइजेशन, तो आगे ऑटो सेक्टर के लिए एक और टेलविंड है जो कि है फेस्टिव सीजन। तो नॉर्मली फेस्टिव सीजन के पहले उन कंपनीज में बढ़त देखने को मिलता है, या उन कंपनीज के लिए अच्छा होता है जो कि एंट्री लेवल सेगमेंट में जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो टू व्हीलर्स में जो आप कुछ एक दिनों से एक शेयर में बढ़त कंटिन्यूसली देख रहे होंगे वो है हीरो मोटोकॉर्प, और फोर व्हीलर की बात करें तो वो है मारुति। लेकिन कुछ एक दिनों से जो न्यूज़ फ्लो आया है वो पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। ओके, पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, और निफ्टी ऑटो पिछले 2 दिनों से हमें एक्शन में देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सुदर्शन जानकारी के लिए। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में शानदार एक्शन है। आज 3.5% के करीब ये पर्टिकुलर काउंटर चढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही पिछले 5 दिनों में भी देखें आप तो 8% की तेजी देखने को मिली है। एक फैक्टर तो सुदर्शन जी ने मेंशन किया, रेयर अर्थ मैग्नेट पर कर्व हटने की वजह से एक फोकस में आया है। इसके अलावा कौन से फैक्टर्स है, क्यों दौड़ रहा है टाटा मोटर्स, और डिटेल में समझते हैं दीपाली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। तो इन जनरल जो फैक्टर्स ऑटो सेक्टर के लिए प्ले कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो टाटा मोटर्स को मिल ही रहा है, फिर चाहे वो रेयर अर्थ मैग्नेट से जुड़ी हुई खबर हो या फिर GST रिडक्शन की ही बात क्यों ना हो। लेकिन हम 2-3 स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करेंगे जिसकी वजह से ये तेजी फ्यूल होते हुए दिखाई दी है। जैसे आपने मेंशन किया, पिछले 5-6 सेशंस में 10% ये स्टॉक चल चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक टाटा मोटर्स का जो फोकस रहा था वो डोमेस्टिक सेगमेंट में ही रहा था। अगर आप बाकी 4 व्हीलर प्लेयर से कंपेयर करें तो उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहा है इन कंपेरिजन टू टाटा मोटर्स। लेकिन अब वापस टाटा मोटर्स एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है और साउथ अफ्रीकन मार्केट में री एंट्री आज से की है। इंपॉर्टेंट ये है कि 6 साल के बाद टाटा मोटर्स री एंट्री कर रहा है साउथ अफ्रीका में, और ये मार्केट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका को देखेंगे तो यहाँ पर
जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, जो मिड साइज़ की गाड़ियां हैं, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है वर्सेस हाई एंड या फिर लग्जरी कारों के। मारुति वहाँ पर सुजुकी ब्रांडिंग के थ्रू गाड़ियां बेचता है, M&M की वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, Hyundai, निसान, इनकी गाड़ियाँ काफ़ी बिकती हैं। ऐसे में टाटा मोटर्स की री एंट्री इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 6 साल के बाद 17-18 के बाद से इन्होंने गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं बेची, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के थ्रू, हालांकि साउथ अफ्रीकन मार्केट में प्रेजेंस रही है। अभी तक बहुत ही लिटिल एक्सपोर्ट्स टाटा मोटर्स करती है, थोड़ा नेपाल में, भूटान में, मॉरिशस में, तो ये 2-3 मार्केट हैं जहां पर टाटा मोटर्स का फिलहाल एक्सपोजर है। लेकिन साउथ अफ्रीका में री एंट्री एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पे देखी जा रही है। इसके अलावा जीएसटी रिडक्शन का तो बेनिफिट मिलेगा ही। 87% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि जीएसटी के हायर दायरे में आता है। अगर कम होता है जीएसटी रिडक्शन तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अगर आप पूरे ही ऑटो बास्केट को देखेंगे तो टाटा मोटर्स कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मर रहा है। जुलाई 2024 में 1176 के हाइज लगाए थे, वहां से ऑलरेडी 40% नीचे है। बाकी स्टॉक्स ऑल टाइम हाइज के आसपास है, ज़्यादातर शेयर्स, और काफ़ी अच्छा रनअप देखा है। तो वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इंडस्ट्री से कंपेयर करें या फिर बाकी ऑटो कंपनीज के पी से कंपेयर करें, 11-12 के पी पर टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। वहीं मारुति का 30.6 पी है, M&M का 30.6, अगेन Hyundai का 38 हो चुका है। तो ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये तेज़ी फ्यूल होते हुए दिखाई दी है। यानी आप कहेंगे कि यहाँ इंडिया में उनका एसयूवी पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, साउथ अफ्रीका में उनकी टिगोर, अल्टोरोस, पंच, इसको एक मौका मिलेगा है? बिल्कुल। और वीरू, एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि अगर आप FY25 के आंकड़े देखेंगे तो M&M ने हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट की थी M&M में, तो वहाँ पर आप प्रेजेंस देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है टाटा मोटर्स की। इनफैक्ट EV++ जो इनका SUV पोर्टफोलियो यानी पंच, कर्व, नेक्सॉन, साथ ही साथ हैरियर, ये तमाम गाड़ियाँ वहाँ पर बिकेंगी। जी हाँ, तो एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें फिर से एक समय अंतराल के बाद इनके लिए मार्केट तैयार होता हुआ साउथ अफ्रीका का। दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात करता हूँ, आई मीन टेक्निकली सबसे ओवरसोल्ड अगर आप देखें तो ये मार्केट, ये टाटा मोटर्स आज 100 EMA को पार करता हुआ। मयूरेश जी, अभी आपने दीपाली को सुना भी, आई थिंक इस ट्रिगर को बाजार हाथों हाथ ले भी रहा है, एंड स्पेशली इनकी छोटी गाड़ियों के लिए बाजार दोबारा खुलने को तैयार। आपकी राय टाटा मोटर्स इस प्राइस पे, आपका आउटलुक क्या है इस पर? जनरली ऑटो इंडस्ट्री के लिए वीरू जी, आई थिंक न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है और एक्सपेक्टेशन और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे नए लॉन्चेस काफ़ी कंपनीज करेंगी, हो टाटा मोटर्स हो, मारुति हो, M&M हो, आई थिंक बिकॉज ऑफ द रैशनलाइजेशन कहीं ना कहीं आई थिंक एक वॉल्यूम्स पे एक पॉजिटिव इफेक्ट इसका देखा जाएगा। However, I think the larger scheme of things for Tata Motors depends on the JLR performance. और इसलिए आई थिंक JLR का परफॉर्मेंस कैसे रह सकता है ओवरसीज मार्केट में, स्पेसिफिकली चाइना हो, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका हो, एंड व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ टैरिफ अनसर्टेनिटी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मुझे लगता है एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपने टाटा मोटर्स के प्राइस में जरूर देखा है, पर कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट करेगा लुकिंग एट हाउ द ग्लोबल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि ग्लोबली भी कॉम्पिटिशन काफ़ी भारी चल रही है। आप उनके कॉम्पिटिटर्स भी देखेंगे, आई थिंक द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड R&D इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, obviously I think Tata Motors has also incurred a lot of expenses in R&D and creating new platforms and models, but I think a large part of the dependence depends on their overseas JLR performance. मुझे लगता है आई थिंक मूव अच्छा खासा हो गया है, क्या यहाँ से एक सब्सटेंशियल मूव आ सकता है? I have my doubt unless we get further clarity on JLR. तब तक जैसे मैं कह रहा हूँ, आई थिंक Hyundai is something that we continue holding, M&M is something that we continue holding in our local and global portfolios. ओके, चलिए अच्छे मूव्स इस समय ऑटो स्टॉक्स में, और एक और स्टॉक देखते हैं। एक बार पेटीएम लेकर आइए जरा। आज सुबह हमारा स्पॉटलाइट शेयर पेटीएम, और क्या शानदार मूव अब इसमें, अब 4% ऊपर हो गया पेटीएम। ये देखिए पिछले कुछ मिनटों में एक और मूव आया यहाँ पर 1218 पर इस समय पेटीएम आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। शिल्पा जी, पेटीएम वन वे तेज़ी स्टॉक में क्या करें यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक नया ट्रेजेक्टरी ओपन हुआ है ऑन द अपसाइड। आप कीप अ स्टॉप लॉस यहाँ पे 1195 का, यहाँ पे 1245 से लेकर 1260 इसके इमीडिएट टारगेट्स होनी चाहिए। 1260 पे अनवाइंडिंग भी है ऑन द कॉल साइड, तो मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा अपसाइड अभी बहुत बाकी। ओके, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। पेटीएम में शानदार मूव, वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल, और आप देखिए 4% के मूव के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टेलीकॉम स्पेस की बात कर लेते हैं। लगातार हम सुबह से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, और जियो के बेस प्राइस बढ़ाने के बाद टेलीकॉम सेक्टर बाजार के फोकस में बना हुआ है। क्या है पूरी खबर? कंचन नौटियाल से समझते हैं, बताइए कंचन।
यहाँ पे केवल खबर ही नहीं बल्कि जो ब्रोकरेज का स्टांस है वो भी आया और वो भी आगे की फ्यूचर ग्रोथ को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले खबर समझ लेते हैं। बेसिकली जियो जो है उसने अपना जो बेस प्राइस है उसको बढ़ा दिया है और जो बाकी की टेलीकॉम कंपनीज हैं उसके बराबर जो बेस प्राइस है उसको इस टाइम पे जियो जो है वो लेके आ गया है। पहले जो इसका प्लान था वो था 249 रुपीज़ का, जिसको बढ़ा के अब 299 रुपीज़ का कर दिया गया है और जो 1 GB पर डे का आपको प्लान मिलता था उसको भी अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो इनका 249 वाला प्लान था वो आपको अब ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो दिखाई देगी। इससे माना ये जा रहा है एनालिस्ट का कि इससे जो जियो का आरपू है उसमें आने वाले 11 से 13 महीने में हमें करीब करीब 6 से लेके 7% तक की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। ये तो खबर थी और एनालिस्ट का व्यू था। इसके बाद जो ब्रोकरेज है उन्होंने भी अपना स्टांस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रखा है। उनका कहना है कि आने वाले टाइम पे जो जियो का रेवेन्यू है और इनफैक्ट जो ऑल ओवर टेलीकॉम सेक्टर का रेवेन्यू है उसमें हमें एक सब्सटैंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आरपू में एक अच्छी खासी ग्रोथ की संभावनाएं भी जताई जा रही है। अगर पर्टिकुलरली बात करें हम फिस्कल ईयर 27 की तो उनका मानना है कि 4G और 5G के जो प्रीपेड दाम है उसमें करीब करीब 15% का हमें हाइक देखने को मिल सकता है और टैरिफ में बढ़ोतरी से या फिर अगर प्लान में कोई भी बदलाव होता है तो वहाँ से जो कंपनीज हैं अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की जो कोशिश है वो करती हुई नजर आएगी। ये तो बात थी मॉर्गन स्टैनली की। अगर हम जेफरीज की भी समझे तो उनका भी जो व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक है। उनका मानना यह है कि रिसेंटली हमने देखा है कि जियो ने और भारती एयरटेल ने अपने मार्केट शेयर में काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया है। यही नहीं बल्कि उनका मानना है कि Q1 के अगर नंबर्स देखे जाएं तो वहां पे भी हमें साल दर साल और क्वार्टर बेसिस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 16% की ग्रोथ सब्सटैंशियली यहाँ पे देखी गई है। लेकिन अगर हम Q2 की बात करें तो उन्होंने बोला कि टैरिफ हाइक हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला तो Q2 थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन आगे चल के नंबर्स में वापस से एक इजाफा आने की उम्मीद है। वोडाफोन ने केपेक्स प्लान में सुस्ती दिख सकती है, इसलिए उस टाइम पे जो उनकी टॉप पिक्स है वो एयरटेल और साथ में हेक्साकॉम है। एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट प्रेजेंट करती हूँ जिससे आपको जो टैरिफ प्लान है और साथ में जो बेस प्लान है उसकी जो पिक्चर है वो और भी ज़्यादा क्लियर होती हुई दिखाई देगी। देखिए जियो, भारती और वोडाफोन का जो बेस प्लान है अब 299 में आ गया है। बस जियो आपको यहाँ पे 1.5 GB पर डे दे रहा है और इस टाइम पे बात करें भारती और वोडा की तो ये आपको 1 GB पर डे दे रहा है। इसके अलावा अगर आरपू का ट्रेंड भी देखा जाए पिछले साल सेम क्वार्टर से तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया की बात कर लीजिए या फिर इस टाइम पे आप बात कर लीजिए भारती की या फिर जियो की, तो अच्छी ग्रोथ तीनों ही जो टेलीकॉम कंपनीज है वहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। ये ट्रेंड है वोडा का, ये एयरटेल का और इसके बाद आपकी स्क्रीन पे आने वाला है जियो का ट्रेंड जहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमने देखी है। इसके अलावा भी इंडस्ट्री में काफी सारे की ट्रिगर्स है जैसे कि आरपू में, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा ज्यादा डेटा वाली जो सर्विसेज है कंपनी जो है वो शुरू करने की कोशिश कर रही है और आगे चल के इसके ऊपर ऐलान भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। भारत नेट प्रोजेक्ट से भी आगे बड़े ऐलान की संभावनाएं जताई जा रही है और 5G कवरेज में भी आगे और सुधार हो सकता है। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं और काफी सारी न्यूज है जिसके दम पे टेलीकॉम सेक्टर में आज एक बज है। ओके, शुक्रिया कंचन। तो पूरा ये लेखा जोखा टेलीकॉम स्पेस को लेकर मयूरेश जोशी जी, आप कैसे देख रहे हैं रिलायंस जियो का ये मूव? इनफैक्ट 249 रुपये प्रति का जो प्राइस था, जो एक उसको सबसे चीपेस्ट प्लान 249 का, अब उसको हटाकर 299 कर दिया गया है। आरपू में तो बढ़ोतरी होगी। आपकी टॉपिक क्या है पूरे स्पेस में और कैसे आप इस मूव को देख रहे हैं? टॉपिक में आई थिंक भारती इज समथिंग यू कंटिन्यू लाइक वी हैव कंटिन्यूड लाइकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, श्रेया जी। और जो रिलायंस की मूव है आई थिंक इट्स प्रीटी स्मार्ट, क्योंकि अगर आप लो बीडिंग कस्टमर्स को एक वीड आउट करते हैं तो एक ऑर्गेनिकली आप आरपू में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। एंड मुझे लगता है आई थिंक इवन एयरटेल हैज बीन अडॉप्टिंग दिस स्ट्रेटजी फॉर अ फ्यू सर्कल्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो लो बीडिंग कस्टमर्स हैं, जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते नहीं है आरपू को, एक नेचुरल ट्रांजिशन करने की सोच रहे हैं ये सारे ऑपरेटर्स, बिकॉज इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं 5G इकोसिस्टम में ये काफी तगड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक विद दिस ट्रांजिशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, ना सिर्फ आरपू इंक्रीजेस बट जो क्वालिटेटिव कस्टमर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, रेवेन्यू मार्केट शेयर जो लार्ज पार्ट रिलायंस और भारती के पास है, एंड सब्सक्राइबर मार्केट शेयर। ऑब्वियसली आई थिंक विद 4 प्लेयर्स जहाँ पे वोडाफोन इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद अ फ्यू सर्कल्स और BSNL का रिस्ट्रिक्टेड एरियाज या स्पेसिफिक एरियाज में ही प्रभाव है। कहीं ना कहीं आई थिंक सब्सक्राइबर मार्केट शेयर विद दीज मूव्स should also improve for the better in terms of more quality customers and more stickier customers staying on your network. तो मुझे लगता है स्मार्ट मूव है, and this is ultimately a move to cover up
in terms of your investments that you've done and to push ARPUs forward. So I think we are viewing both Bharti and Reliance very, very positive. बड़ी न्यूज़ आ रही है। S&P जो अपनी रेटिंग्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ देर पहले हम वो फ्लैश कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक और चीज़ ऐड करी है कि अगले 12 महीनों में रिलायंस की रेटिंग भी बढ़ सकती है, तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो खैर न्यूज़ तो हमने एड्रेस कर ही ली, लेकिन इसके अलावा और भी एक बड़ी खबर इस समय आती हुई कि ये इस समय यहाँ पर आप रेटिंग बढ़ सकती है। चलिए एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ, कैश कॉल्स लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ गाबा सर हैं, कविता जी हैं और श्रीकांत चौहान जुड़े पैनल में। गाबा सर बताइए आपका पिक। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है नैम इंडिया। नैम इंडिया करीब 856 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 850 का, 6 रुपए का स्टॉप लगाएंगे और टारगेट होगा करीब 890 900, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। स्पिल ओवर ट्रेड भी बन सकता है नैम इंडिया। ओके, नैम इंडिया आपका एक यहाँ पर ट्रेड कैश कॉल, टॉप कैश कॉल। कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी आप क्या पिक कर रही हैं? तो वीरेंद्र जी पैक्ट होगा कैश कॉल से। ये एक पोजिशनल सेटअप भी बहुत अच्छा है काउंटर का। 985 के लेवल पर है, काफी टाइम से कंसोलिडेशन शो कर रहा है। यहाँ मुझे लगता है 1050 1100 के प्राइस टारगेट के लिए आप पोजिशनली इस काउंटर को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 955 का फॉर पोजिशनल पर्सपेक्टिव। ओके, फैक्ट हमने हमारी फैक्ट्स के साथ भी शेयर किया है जी, ठीक है। ये डिस्क्लेमर कविता जी की तरफ से। फैक्ट उनका पिक टॉप कैश कॉल के लिए अच्छी तेजी के साथ 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। श्रीकांत चौहान जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या पिक है? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भारती हेक्सा ये एक स्टॉक है कि जिसे हम करंट लेवल से खरीद के चल सकते हैं। इसके टेक्निकल पैटर्न में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी है और उस रेंज बाउंड के लोअर बाउंड्री पे ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से अगर मैं खरीदता हूं तो 1710 का मुझे स्टॉप लॉस रखना है, 1710 का स्टॉप लॉस। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 1850 रुपए के। तो करंट लेवल से भारतीय हेक्सा को खरीदा जा सकता है। बिल्कुल, भारतीय हेक्सा को हमको खरीदा जा सकता है। मीनवाइल वो शायद रिलायंस की न्यूज़ से जो भी था, निफ्टी देखिए एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं 25,000 क्रॉस करने की। डे हाई पर तो नहीं है लेकिन बहुत करीब हैं अब उसके वापस 24,985 पर इस समय निफ्टी। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। पिछले कुछ मिनटों में कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स आए हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में पिछले कुछ मिनटों में एकदम से अच्छे मूव्स आए। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स दोनों डे हाई पर आए। एक बार इंटरडे दिखाइए दोनों का। मारुति में मूव देखिए एक बार जरा। मारुति अब डे हाई पर, कल भी बड़ी रैली हुई थी मारुति और आज तो वैसे ही मंगल है। मारुति में अच्छी रैली। SBI, ITC में अच्छा मूव आ रहा है। इनफैक्ट ITC कल सेल कर रहा था थोड़ा सा, आज यहाँ पर थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग आपको दिखाई देगी। देखिए ITC डे हाई पर आया। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय मार्केट को हेल्प कर रहे हैं। निफ्टी वापस स्ट्राइक करने जा रहा है 25,000 को। देखते हैं ये थर्ड अटैम्प्ट होगा कल और आज के बीच में। कल ऑब्वियसली कल सक्सेसफुल नहीं हुआ, आज भी पहला अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ और आज अब ये दूसरा अटैम्प्ट है। देखते हैं आज हम इस 25,000 के इस मार्क को लास्ट के घंटे में क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए Q1 अर्निंग सीजन खत्म हुआ तो अब रिपोर्ट कार्ड का समय। जानते हैं कि कौन पास कौन फेल। यत्न से समझते हैं कि मोतीलाल ओसवाल क्या कह रहे हैं। यत्न गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और पास और फेल में अगर हम देखें तो केवल एक ही सेक्टर है जिसने डिसअपॉइंट किया है, वो ऑटो इस क्वार्टर में। लेकिन ज़्यादातर सेक्टर्स में आपने हाई डबल डिजिट ग्रोथ या सिंगल डिजिट ग्रोथ देखी है। मोतीलाल ओसवाल की जो क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने क्लियर बात कर दी है कि जो 5 तिमाही है उसमें सिंगल डिजिट मुनाफा आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर्स में जो है ग्रोथ में वेग आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट निफ्टी 50 कंपनियों की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में 8% बढ़ा हुआ है और ज़्यादातर ग्रोथ यानी लगभग 2/3 ग्रोथ आपको भारती एयरटेल, रिलायंस, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे हेवी वेट्स की तरफ से कंट्रीब्यूट होता हुआ नजर पड़ रहा है। हालांकि जो लैगिंग स्टॉक्स हैं जैसे कि कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, ONGC, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्होंने अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट दिया है और कहीं ना कहीं ग्रोथ भी आपको लोअर साइड पे या नेगेटिव साइड पे आती हुई नजर पड़ रही है। EPS की बात करें तो कोई ज़्यादा अनुमान काटे नहीं है। FY27 का EPS अनुमान केवल 1% इन्होंने कट किया है। वो भी हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ आगे जाके रिवर्स हो सकती हैं। FY27 का अब जो नया EPS है वो लगभग 1300 रुपये के आसपास है। तो यहाँ कोई बड़ी कटौती अपने अर्निंग्स रिवीजन की तरफ नहीं देखी है। सेक्टर्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के जो कवरेज में 25 सेक्टर हैं उनमें 16 सेक्टर्स में डबल डिजिट ग्रोथ है और 8 सेक्टर में सिंगल डिजिट ग्रोथ है
और अगर हम बात करें कहाँ कहाँ आपको सरप्राइज मिला है, लार्ज कैप्स में और मिड कैप्स में सरप्राइज मिला है पॉजिटिव साइड पे, और सेक्टर्स की बात करें तो आपके स्क्रीन पे एक एक करके सेक्टर्स आएंगे जहां आपको समझेगा कि किस तरीके की अर्निंग जरूरत Q1 में रही है। सबसे पहले सीमेंट 51% मुनाफे में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस साल दर साल बेसिस आपको 27% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। टेलीकॉम में एक चेंज आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ब्रॉडली अगर हम कंसोलिडेटेड अर्निंग्स टेलीकॉम सेक्टर की देखें तो यहाँ टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। NBFC लेंडिंग काफी अच्छा क्वार्टर रहा है, 14% की ग्रोथ यहां देखने को मिल रही है। PSU बैंक और टेक्नोलॉजी में 7% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो यहां अगर हम बात करें फार्मा की तो यहां लगभग फ्लैट ट्रेंड है, लेकिन हॉस्पिटल शेयर्स ने एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। और जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में या लिंक की शुरुआत में कहा था कि ऑटो, क्योंकि टाटा मोटर्स एक बड़ा ड्रैग है तो कुल ऑटो की अर्निंग्स 3% इस क्वार्टर में घटी है, लेकिन हाँ एक सेटिस्फैक्टरी Q1 परफॉर्मेंस रहा है। आने वाले क्वार्टर्स में GST कट है, रेट कट है और अच्छी जो फार्म इनकम होने वाली है उससे शायद एक पॉजिटिव असर आता हुआ नजर पड़े। जी हाँ, इतने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही से आकलन किया आपने। हाँ, एक ड्रैगर रहा टाटा मोटर्स, अदरवाइज ऑटो के स्टैट्स कुछ और ही होते हैं। मयूरेश, आपकी राय क्या जानना चाहूँगा। देखिए, दो सेक्टर्स और उसमें से आपकी दो टॉपिक, एक तो ये जो एनालिसिस रिपोर्ट थी इसमें सीमेंट को काफ़ी वरीयता दी गई, वो एक पॉजिटिव सरप्राइजेज में था। और सीमेंट का एक वक्त भी अगेन, आई मीन कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक बार फिर से मानसून के बाद, और एक ऑटो। अब हम एक फेस्टिवल सीजन में एंटर कर रहे हैं, दिवाली इस बार थोड़ा सा पहले ही है, 15-20 दिन पहले ही। आप कैसे अप्रोच करेंगे दोनों सेक्टर को और आपका टॉपिक क्या है इसमें? पॉजिटिवली वीरू जी, और दोनों सेक्टर्स में आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स है जैसे हम हमेशा देखते हैं वही रहेंगे। सीमेंट में हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड और पोजीशनड है। आज जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, जो अधिग्रहण कर रहे हैं, प्लस जो इनकी कैपेसिटीज बढ़ रही है थ्रू ग्राउंडफील्ड एक्सपेंशन, I think they will become one of the major forces across the length and breadth of the country. At the same time, I think because of rationalization again, I think जो एक positive impact देखा जा सकता है क्षेत्र के लिए completely, I think that can have a very very huge and a positive impact. क्योंकि जैसे I think दाम थोड़े rationalize होंगे without creating too much of an issue for EBITDA, क्योंकि EBITDA per ton sequentially बढ़ता ही जाएगा with more rational and more reasonable input costs. कहीं ना कहीं I think जो operating leverage है ये play out होगा। And because of consolidation, I think pricing भी stable रहने की पूरी ना पूरी उम्मीद है। With activity, जैसे आपने rightfully कहा, I think जो government capex है, rural, urban, affordable housing हुआ, infrastructure growth हुई, कहीं ना कहीं I think सीमेंट क्षेत्र के लिए काफी positive माना जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है I think cement as a space will continue doing well. Ultratech obviously remains one of our top picks. Within auto, जैसे मैंने कहा, I think Hyundai और TVS is something that we continue holding. But हमें लगता है I think Uno Minda जो एक ऑटो एंसिलरी है, ऑटो क्षेत्र में से, जहाँ पे एक उनकी पोजीशनिंग है, स्विचेस हुआ, एक्सेसरीज हुआ, सीट्स हुए, हॉर्न्स हुए, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज पार्ट ऑफ द एक्सेसरी मार्केट। और जो ट्रांजिशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेके, दे आर एग्नोस्टिक इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज प्रॉब्ली ईवी एट दिस जंक्चर, हो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, सीरीज हो, टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसलिए हमें लगता है जो कंटेंट पर व्हीकल है, जो 12,000 रुपये आज ICE व्हीकल्स में होता है, वो 36,000 रुपये तक हो सकता है, जो एक बहुत इंक्रीमेंटल एडवांटेज देता है। 70 प्लांट्स है, EBITDA मार्जिन एक्सपेंड होगी, डेट इक्विटी इज नॉट मच एट 0.3 टाइम्स, एंड रिटर्न रेशियोज 18-18.5% कैन एक्सपेंड विथ मोर लाइंस ओपनिंग अप। एक्सपोर्ट की मात्रा काफी कम है, डोमेस्टिक ड्रिवन बिजनेस, 90% ऑफ द बिजनेस कम्स डोमेस्टिकली। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक ऑटोज जो हमें पसंद है ही है, ऑटो एंसिलरीज में से उनो मिंडा प्रोबेबली कैन डू वेरी वेरी वेल। ओके, चलिए निफ्टी फिर 25,000 की दहलीज पर, लेकिन इशू यही है। वैसे इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पता है कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लोज हो जाएं, उसके बाद बाकी का काम कल अगर एक गैप अप मिल जाए आपको तो वो कर ले। फिर क्योंकि जो बड़े मार्क्स होते हैं, कई बार मार्केट इस तरीके से काम करता है कि जैसे 24,950, 970 पर आप बंद हो जाए, फिर कल 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाए, तो उसमें फिर आप 25,000 को निकालें। क्योंकि इस समय 25,000 पर आई थिंक ऑलमोस्ट हर कोई एल्गो ट्रेड्स लगा के बैठा है या सेल करने के लिए बैठा है। होपफुली आज ही हो जाए, वरना कल परसों में शायद डिसाइसिवली क्रॉस हो जाना चाहिए 25,000 का मार्क का। धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। हमारे साथ शिल्पा जी, मानस जी और रचना जी हैं। शिल्पा जी, आप शुरुआत करिए। जी बिल्कुल, धमाकेदार ऑप्शन के लिए यहाँ पे DLF पे मेरा ध्यान है। DLF मुझे लगता है कि अच्छे खासे लेवल पे है, टुवर्ड्स 800-820 मूव कर रहा है। तो 800 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹5.50 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस ₹2 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा ₹9 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 12 इसके एक्सटेंडेड टारगेट से। ओके, DLF कॉल अगस्त तक 800 की आपकी स्ट्राइक को पिक करनी है। मानस, आपका ट्रेड?
देखिए नायका में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 225 वाला कॉल ऑप्शन 4 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 9 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, नायका का 225 रुपए वाला कॉल ऑप्शन लेना है आपको। अब बताइए रचना जी, आप क्या कर रही हैं पिक? तो जी फेडरल बैंक का सी लेंगे हम 200 का और 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 1.6 पे और हमारा टारगेट होगा इसमें 3.2 तक। ओके चलिए, ये इस समय फेडरल बैंक पर एक कॉल ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, मदरसन सुमी वायरिंग की बात करते हैं। जी हाँ, मदरसन के ग्रुप के दो स्टॉक्स हैं, संवर्धन मदरसन जो एक्सपोर्ट कंपनी और एक डोमेस्टिक कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया। यहाँ पर शानदार तेज़ी है। आशीष से जानते हैं कि क्या कारण रहे आज की तेज़ी के। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है, अभी भी 5% ऊपर है। दिन के दौरान 7-8% तक के भी मूव्स देखने को मिले थे। अब दरअसल इनकी एक प्लांट विजिट हुई है और उसके बाद काफ़ी सारे एनालिस्ट की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्स आए। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनके जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्लान्स हैं ये एनालिस्ट को पसंद आ रहे हैं और ये इनमें खास बात है कि जितने भी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्लान्स हैं इनमें ऑर्डर्स की गारंटी ऑलमोस्ट है, विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इनके पुणे और एक और प्लांट है जहां पर ऑपरेशन शुरुआत हो गई है। अब इसमें ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर्स हैं हाई और लो वोल्टेज हार्नेसेस मारुति, टाटा मोटर्स और एम&एम को सप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं इनके काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, यानी ईवी रेडी है। जो नॉर्मल इंजन्स होते हैं आइस इंजन्स वहाँ पर है और साथ में अगर आप देखें तो जो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स हैं इसकी रिक्वायरमेंट को भी केटर करने के लिए इनके एक्सपेंशन प्लान्स पूरी तरीके से तैयार आ रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो जो बाजार के एनालिस्ट हैं इन्हें इस कंपनी का मार्केट शेयर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये बता रहे कि जो पीवी पैसेंजर व्हीकल वायरिंग हार्नेस सेगमेंट है इसमें तकरीबन 55% का मार्केट शेयर है। 25% अगर आप देखें तो टू व्हीलर सेगमेंट में सब्सटैंशियल मार्केट शेयर होल्ड करके चलते हैं। और जो वैल्यूएशन की बात करें तो नोवामा एस्टिमेट लगा रहा है कि FY27 में करीब 1 रुपये 30 पैसे की EPS देखने को मिलेगी और FY28 में तकरीबन 1 रुपये 60 पैसे की, यानी इसके हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 31-32 टाइम्स FY27 EPS पर ट्रेड कर रहा है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, ग्रोथ की विजिबिलिटी है और इसी के चलते अगर आप देखें तो ये स्टॉक है 5.5% ऊपर। ओके, शुक्रिया आशीष। तो ये इस समय मदरसन वायरिंग पर एक रीज़न क्यों स्टॉक इस समय 5-5.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी नहीं क्रॉस कर पा रहा है 25,000 को। देखिए आज सेकंड टाइम आप वहाँ तक गए और एक ऑलमोस्ट प्रोग्राम ट्रेड की तरह वापस आए। एकदम से एक टिक में 40 पॉइंट नीचे आ गए। हम 24,995 पर थे, हम 24,955 पर आए एकदम से। और कुछ स्टॉक्स जो इसको लीड कर रहे हैं उसमें M&M लेकर आई एक बार इंटरडे, इन्फोसिस, ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा इस समय आपको हल्का सा नीचे आते हुए दिखाई देंगे। चलिए एक काम करते हैं, एक और बात करते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी IPO में कुछ चेंजेस की तैयारी कर रहा है। मिनिमम पब्लिक ऑफर से जुड़े नियमों में शायद कुछ राहत दी जाए। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप कंपनियों को 2.5% के बराबर शेयर जारी करने का प्रस्ताव है। ये पहले 5% था। श्रेया से जानते हैं पूरी खबर। श्रेया बताइए। बिल्कुल, जिस बता दिया सर आपने, लेकिन डिटेल में मैं समझाती हूँ। और ये स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी खबर है। सेबी IPO रूल्स चेंज करने की तैयारी कर रहा है और ये बड़े IPO प्लेयर्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो कैसे होगा वो समझ लेते हैं। दरअसल अभी तक कंपनीज जब IPO लेकर आती है तो उनको एक मिनिमम पब्लिक ऑफर दैट इज MPO देना होता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो बड़े IPOs वाली कंपनियां थी जब वो लेकर आती थी तो सप्लाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, जिससे ये असर होता था कि मार्केट पे प्रेशर पड़ जाता था और एब्जॉर्प्शन में वो थोड़ी दिक्कत आती थी। अब सेबी ने प्रपोजल दिया है कि 50,000 से, अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा वो पूरा चार्ट, 50,000 से 1 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी MPO 8% लेकर आएगी और मौजूदा भी अगर आप देखें तो ये 10% है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वाली मार्केट कैप वाली कंपनी 2.75% का इसका प्रस्तावित MPO है। अभी इस पे देखिए तो 5% MPO देना पड़ता है इनको।
5 लाख करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप में आप 2.5% प्रस्तावित एमपीओ है, और मौजूदा अगर आप देखें तो ये 5% एमपीओ देना पड़ता। अब इससे होगा क्या, सिटी ने इसको जियो के आईपीओ के मद्देनज़र समझाया है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सिटी का कहना है कि आप जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ ले लीजिए। जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन लगभग $135 बिलियन की है, और अगर पुराने रूल्स फॉलो होते हैं तो 5% एमपीओ के हिसाब से मार्केट में आएंगे $600 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स, और इतना बड़ा सप्लाई मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसको एब्जॉर्प्शन में मुश्किल होगी। लेकिन नए प्रपोजल के हिसाब से अगर आया, दैट इज 2.5% एमपीओ के हिसाब से आया, तो सप्लाई गिरकर आधी हो जाएगी, यानी कि $300 करोड़ की सप्लाई आएगी। तो ये इससे क्या होगा, मार्केट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और मुश्किलें कम होंगी। तो सप्लाई कम होगी, नेचुरली मार्केट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट की कंसर्न जो है वो भी खत्म होगी। तो सभी ने ये प्रपोजल दिया है, फिलहाल इस पर अभी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। शुक्रिया श्रेया, तो ये तथ्य ढंग से समझाने के लिए आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर ये नियम मतलब एक्सेप्ट हो जाते हैं तो। बट इन नियमों से निकल के अब थोड़ा सा चलते हैं बाहर, दफ्तर से बाहर, मुंबई के। और मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त मुंबई के सड़कों पर हैं, और अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है तो विवेक बताएंगे। विवेक, इस वक्त आप हैं कहाँ अभी? मैं तो गैस नहीं कर पा रहा हूँ, अनुज और शेयर ज़्यादा कर पाएंगे, लेकिन स्थिति क्या है इस वक्त? अनुज देखिए, इस समय हम वेस्टर्न रेलवे लाइन के माटुंगा रेलवे स्टेशन के जो फुटओवर ब्रिज है वहाँ पर है। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए किस तरीके से जो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो सेनापति बापट मार्ग का जो पूरा एरिया है वो पूरा फ्लडेड हो गया है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है क्योंकि पानी हर जगह भरा हुआ है, ट्रैफिक बहुत स्लो हो चुका है, और बीएमसी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जैसे ही बारिश कम होती है तो ये जो फ्लडिंग एरिया है उसको किसी तरह से निकाला जाए और जो ट्रैफिक है सुचारू रूप से ठीक किया जाए। दूसरी तस्वीर में अनुज दिखाना चाहूँगा आपको जो बहुत अहम है, रेलवे ट्रैक, वेस्टर्न रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर चुका है, और जिस तरीके से ये देखिए रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, ट्रैक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। उस पर वेस्टर्न रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो बहुत स्लो स्पीड में चल रही हैं क्योंकि वो अपनी स्पीड ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती है क्योंकि एक परमिटेबल स्पीड होती है अगर फ्लडिंग एरिया में, लेकिन रेलवे ट्रैक पूरी तरह से भरा हुआ है। ये जो ट्रैक है वो चर्चगेट से बोरीवली का रूट है, और दूसरा जो ट्रैक है वो बोरीवली से चर्चगेट का, यानी कि दोनों स्लो जो अप एंड डाउन ट्रैक्स हैं वो पूरी तरह से फ्लडेड हो चुके हैं। रेलवे ट्रैक दिख नहीं रही है, और हालात ऐसे हो गए हैं अनुज की सेंट्रल रेलवे की जो पूरा ऑपरेशन है सीएसटी से थाने तक का पूरा सेंट्रल रेलवे का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। कोई भी रेलवे जो लोकल ट्रेनें हैं वो सेंट्रल लाइन में नहीं चल रही हैं। वेस्टर्न लाइन में ऑपरेशन जारी है, स्लो जो थोड़ी सी 10 से 15 मिनट ट्रेनें देरी से चल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ये ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से जो ट्रेनें हैं वो बहुत स्लो स्पीड में चल रही हैं। और ये देखिए ट्रेन जाने के बाद देखिए बिल्कुल भी, ये माटुंगा स्टेशन की तस्वीरें हैं, बिल्कुल भी ट्रैक नहीं दिख रहा है। ट्रेनें और जो लोको पायलट है बहुत सूझबूझ से ट्रेनों को चला रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। हज़ारों लोग जो हैं वो ट्रेन के अंदर मौजूद और ट्रैवल कर रहे होते हैं। वहीं मैं अगर दूसरी तस्वीर आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि इस रूट से आप देख सकते हैं कि सामने जो ट्रेनें आ रही हैं वो भी बहुत स्लो, और हालांकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। इसी वजह से जो लोकल ट्रेन्स की जो लाइट्स हैं वो ऑन है। आप देख सकते हैं ट्रैक पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। उसके बाद जो है उनको साफ तौर पे कहा गया है कि वो स्पीड में जो भी उनकी परमिशन स्पीड है वो नहीं चला सकते क्योंकि जो ट्रैक है वो फ्लडेड हो चुका है। तो 2 तस्वीरें अनुज हमने आपको दिखाई। पहली जो सड़क की तस्वीर देखी किस तरीके से फ्लडेड एरिया है, यहाँ से भी अगर देखिए 2 तस्वीर मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा वो आपको सड़क की तस्वीरें दिखाए, उस साइड से देखिए कितनी जगह से पानी। बिल्कुल, कुल मिलाकर मामला ये है सारा का सारा कि बहुत बुरी सिचुएशन है। विवेक जी आप सेफ रहिए और थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग। बहुत सीन इस समय मुंबई में ख़राब, और घर सेफ जाइए। देखिए हमने भी आज कोशिश की कि जितने लोगों को पॉसिबली वर्क फ्रॉम होम दे सकें वो करें, और उसके अलावा खैर जो भी है, मुंबई एक ऐसी सिटी है जो कभी रुकती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश है आज। पिछले आई थिंक काफ़ी समय के बाद इस तरीके की बारिश आज देखने को मिली। वीरू कब आ रहे हैं मुंबई?
मैं तो सितंबर अब 2 वीक में देखने रहा हूँ के बाद नहीं मैं। आएंगे। मुझे ऐसा दृश्य याद आ रहा है अनुज, मैं 2008 या 9 की बात है, मैं था होटल में था, निकला था आशीष चतुर्मोता जी के घर जाने के लिए और टैक्सी पकड़ी थी। फिर स्टेशन पर जो मैंने हाल देखा ना तो मैं वापस आ गया था और फिर मैंने अपनी फ़्लाइट भी कैंसिल करा के प्रीपोन करके मैं वापस आ गया। मैं वाकई उस दिन डर गया था, तो मैं वैसे ही सीन याद आ रहा है मुझे अनुज, बिल्कुल। बहुत बार है ना, एक दो साल बिता लीजिए, फिर डर खत्म हो जाएगा। बस थोड़ी सी वो खींच रहेगी, लेकिन डर खत्म हो जाएगा। चलिए खैर, अब आगे बढ़े। 4 का चौका की शुरुआत करें क्या? फिर आई थिंक वो बाकी है अभी। 4 का चौका में सबसे पहले ऑब्वियसली सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे, उसके बाद एफ&ओ सुपरस्टार के लिए रचना जी हैं, चार्ट का चमत्कार के लिए श्रीकांत चौहान जी, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी जी हमारे साथ। शिल्पा जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे एलटीएफ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है इस बार। मुझे लगता है एलटीएफ 230 245 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली एक बार अप्रोच ले सकता है। तो एट द मनी 217.5 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹3.50 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस ₹2 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 6 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 8 से लेकर 9 के बीच में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये है आज की L&T फाइनेंस की 217.50 की स्ट्राइक। रचना वैद्य जी के पास चलते हैं, चार्ट का नहीं एफ&ओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। रचना जी क्या पिक कर रही हैं? जी मेरी तरफ से टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक रहेगा, फ्यूचर्स रहेगा, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। 684 पे है ये, अब इस पे ऐसे लगाएंगे 677 का, और हमारा टारगेट होगा इसमें 693। ओके, अब चार्ट का चमत्कार श्रीकांत चौहान जी से रहते हैं। बताइए श्रीकांत जी, चार्ट का चमत्कार क्या होगा? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि पॉलिसी बाजार ये एक स्टॉक है जिसे करंट लेवल से खरीदना चाहिए। 1915 1912 के करीब ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम मुझे लगता है कि 1990 से लेकर 2000 तक जा सकता है। काफी अच्छा एक कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना रहा है। एक साइडवेज एक्टिविटी थी, उसमें से ब्रेकआउट आ चुका है और मोमेंटम ऑसिलेटर्स में भी काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि ये स्टॉक तेजी कर सकता है। 1890 के स्टॉप लॉस के साथ 1915 में पॉलिसी बाजार को खरीदा जा सकता है। ओके, पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक। मयूरेश जी, आपने क्या पिक किया? ऑटोज बहुत अच्छा कर रहे हैं अनुज जी, तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज शुड आल्सो फॉलो सूट, और इसके मद्देनजर मुझे लगता है असाई इंडिया ग्लास ये हमें काफ़ी पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक एक जो इनकी ऑटोमोटिव ग्लास में एक लीडरशिप है, when it probably comes to catering to cars like Maruti as an example, as one of the biggest customers, I think that is a huge market itself. Outside automotive market, Asai India Glass का जो industrial या architectural glass का एक market है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्कोप है ग्रोथ के लिए, और मैनेजमेंट ये दर्शा ही रही है कि आई थिंक दोनों बिजनेस सेगमेंट शुड ग्रो एट अ वेरी वेरी डिसेंट पेस। एट द सेम टाइम अगर हम इनपुट कॉस्ट की बात करें तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। बीच में एक स्पर्ट ज़रूर देखा गया था इनपुट कॉस्ट में, बट अभी इनपुट कॉस्ट काफ़ी स्टेबल होने के कारण कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक, विद इंक्रीज डिमांड कमिंग थ्रू एज वेल। आई थिंक दैट कैन प्ले आउट वेरी वेरी इफेक्टिवली एंड पॉजिटिवली नंबर्स को लेके। बैलेंस शीट लुक्स वेरी वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, और जो रेटिंग रैंकिंग हम मार्केट फील्ड इंडिया में देखते हैं वो काफ़ी बेहतर लग रहा है एज वी स्पीक एट दिस जंक्शन। तो हमें लगता है ऐसे इंडिया ग्लास एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। मिड कैप फंड आपका असाई इंडिया ग्लासेस। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन ट्रेड्स से, और ट्रेड्स के ऑप्शन ट्रेड्स में क्रम में पहला था शिल्पा जी की L&T फाइनेंस की कॉल, 217 की स्ट्राइक, 689 के लक्ष्य के लिए 2 का स्टॉप लॉस। उसके बाद टाटा टेक फ्यूचर्स रचना जी ने पिक किया 693 के लक्ष्य के लिए, 677 का स्टॉप लॉस। उसके बाद ट्रेड आया आज का चार्ट का चमत्कार पीबी इन्फोटेक श्रीकांत चौहान जी ने पिक किया 1990 के लक्ष्य के लिए। और अभी अभी आज की जो मिड कैप फंडा कॉल थी वो असाई इंडिया ग्लासेस मयूरेश जी की कॉल रही। शानदार मूव। मारुति लेके आइए आप, मारुति ने क्या ड्रीम रन दिया, और आपकी स्क्रीन पे मारुति एक बार लेके आएंगे जरा। इट्स 14,254। मैंने कार्यक्रम के शुरू में जो 3 स्टॉक्स का उल्लेख किया था उसमें एक था, प्राइस था 14,193, नाउ इट्स 253। मोमेंटम शार्प था, ये नहीं है कि ओवरबॉट है क्या है, नहीं, मोमेंटम शार्प था। और दूसरा था एटर्नल भी आज अगर इस प्राइस पे क्लोज होता है तो ऑल टाइम हाई क्लोज पर एटर्नल 321.15 पे। मानस एटर्नल या फिर स्विगी इसी बास्केट में, या फिर अभी जो मैंने मारुति रखा, आपको इन तीनों में से ज़्यादा कन्विंस क्या कर रहा है, क्या ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड होल्ड करता है इस प्राइस पे? देखिए सबसे बढ़िया और सेफ आई थिंक मारुति है। मारुति ने काफी समय के बाद
जो 13,500 का आंकड़ा है वो ब्रेक किया है काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो आई थिंक एक ट्रेड लेना हो तो मारुति में अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। अब आपको स्टॉप लॉस 14,000 के जस्ट नीचे लगा के रखना है। पोजिशनल व्यू लेना बेहतर रहेगा, पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो करीब करीब 750, 14,750 से 14,850 की रेंज में हो सकते हैं। ओके, मारुति सुजुकी यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। चार्ट कन्विंसिंग नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज से। ओके, चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज़ अजीज़ मौजूद हैं। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की, उसके बाद आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो स्टांस बदला क्या? क्या ज़्यादा और कंजम्पशन स्टॉक्स ऐड किए, बाकी स्टॉक्स में वेट थोड़े कम किए गए क्या? नमस्कार अनुज सर, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली 14 अगस्त को मैं आपके शो पे था, तो मैंने कहा था कि ट्रम्प साहब की जो मेहनत है 26,500 का करीबन लेवल था। आज आप देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने बहुत कोशिश की हमारे मार्केट को 8-10% गिराने की, हो नहीं पाया क्योंकि वो ये भूल गए कि FII पहले से बेच चुका है और DII बेच नहीं पा रहा है। दैट्स द हाइपोथेसिस ऑन विच मार्केट्स ने बहुत स्थिरता दिखाई है इन द ग्लोबल टर्बुलेंट टाइम्स। रहा सवाल GST का, उसमें क्या हमारी रणनीति बदल रही है? मेरे हिसाब से नहीं, इतनी नहीं, क्योंकि देखिए जो भी GST के फायदे वाले सेक्टर हैं उनकी जो निफ्टी में जो वेटेजेस हैं और NSE 500 में जो वेटेजेस हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है। बल्क और निफ्टी की वेट है 31%, तो बैंकिंग में है, तो उसमें जो बदलाव, ऑफ कोर्स उधर भी फायदा होता है। सो आई थिंक ज्यादा बदलाव नहीं होगा। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के लिए काफी अच्छा है, स्टॉक पिकर्स के लिए अच्छा है, बट आई थिंक वो ऑलरेडी प्राइस इन हो जाता है इमीडिएटली ऑन दीज न्यूज। बट आई थिंक ये बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग का एक मौका मिला है और शॉर्ट स्क्वीज हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 92% FII शॉर्ट में है इंडेक्स फ्यूचर्स के। अगर ऑप्शंस OI भी FII का देख रहे हैं तो शॉर्ट की तरफ काफी। अच्छा, ये शॉर्ट कवरिंग का एक बहुत ही अप्रोप्रिएट और एक बहुत अगर शानदार केस है फिरोज। तो एक तड़का जिसने मतलब इस शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर किया था। मेरे को सुन पा रहे हैं अब फिरोज आप? अब थोड़ी देर के लिए आवाज नहीं आई थी। हाँ, आप बताएं। बिल्कुल। मैं जैसे कह रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग को जिस चीज़ ने ट्रिगर किया वो था GST को रेशनलाइज करने का, उसको घटाने का, उसको नई दो दरों को पर लाने का, प्रधानमंत्री का वो भाषण, वो स्पीच। जब आप लोग खुद बैठे आपकी रिसर्च टीम, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपने किन किन स्पेसेस को देखा? मतलब अर्निंग सीजन को तो हमने देख ही लिया, लेकिन इन GST रेट्स का रेशनलाइज होना, सबसे बड़ा एडवांटेज आप किन 2-3 सेक्टर्स को देने को तैयार हैं इस वक्त, जो इमीडिएट इफेक्ट से आना चाहिए? जैसे कंजम्पशन के जो सेक्टर्स हैं उसमें काफी इफेक्ट आना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट बिट। कंजम्पशन की काफी सारी हैं। इफ यू लुक एट FMCG, एक क्लियर विनर होगा। ऑटोमोटिव्स एक क्लियर विनर होगा। ये ऑटोमोबाइल तो ऑफ कोर्स, इफ यू लुक एट निफ्टी IT, वो निफ्टी ऑटो, उसकी जो लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग्स आई है वो -2.6% आई है। अर्निंग्स जो है FY25 की 967 रुपीज निफ्टी ऑटो की FY25 की आई थी। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी ऑटो की जो डी ग्रोथ आई थी वो ऑटोमेटिकली अच्छा बेस फॉर्मेशन है। ऑटो एंड FMCG, ये दो सेक्टर्स मेरे हिसाब से एक साल तक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, ऑलमोस्ट 6% से। ये मेरा मॉडल है। ओके, हाय फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हो। यहाँ पे सही कहा, भी जिक्र भी कर रहे थे, रिपोर्ट बता रही थी हमारी टीम, तो Q1 का रिपोर्ट कार्ड ऑटो ने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया, माइनस में उसकी रही ग्रोथ। कंजम्पशन और ऑटोमोबाइल साथ ही FMCG स्पेस आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कंजम्पशन एज अ बास्केट बहुत ही वास्ट है। फिरोज़, आप कैसे इसको सेग्रीगेट करेंगे? थोड़ा क्विक कॉमर्स स्पेस में अगर आए इटर्नल और स्विगी जैसे स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इटर्नल्स के नंबर याद होंगे आपको, काफ़ी अच्छे रहे थे, और आज देखिए स्टॉक डे हाई पर कर रहा है कारोबार, लाइफ टाइम है 321 के लेवल पर। इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं, कैसा रुझान रहेगा यहाँ पर आपका?
श्रेया, मेरा ये मानना है कि जो कंजम्पशन सेक्टर्स जैसे आपने रीड आउट किए कपल ऑफ स्टॉक्स, ये ज्यादातर डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहे हैं। इनकी जो फ्री फ्लोट्स हैं वो काफी सारी फ्री फ्लोट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और इंडेक्स फंड्स के पास जा चुकी है। Eternal was one of the stocks. Eternal was one of the stocks where the purchase was completely taken. That was the highest stock purchase in the domestic institution space. बिल्कुल। सॉरी, आज लग रहा है कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा फिरोज जी, इस पूरे 2-3 दिन में हमने एक सेक्टर की बात ही नहीं की। हम इतना ज़्यादा मशगूल हुए हैं इसमें सब एफएमसीजी और ऑटोज़ में। आईटी पर क्या व्यू है आपका, क्योंकि ये मार्केट का सेकंड सबसे बड़ा सेक्टर है? आईटी का जो सेक्टर है सर, मेरे हिसाब से इसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। इसमें जो वैल्यू बन रही है वो काफी अच्छी है। अनुज सर, आज आपने देखा होगा ये कॉल हमारा लास्ट 2-3 महीने से रहा है, इसमें काफी आउट परफॉर्मेंस की संभावना है। आई थिंक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। आईटी की जो निफ्टी आईटी की जो कंपनियां हैं उसकी जो अर्निंग्स है वो ऑलमोस्ट अबाउट 13% से ग्रो हुई है लास्ट ईयर। ऑलमोस्ट अबाउट 12% से निफ्टी आईटी के 10 स्टॉक ग्रो हुए हैं। और ऑलमोस्ट आप अगर देख रहे हैं तो लास्ट क्वार्टर की भी इसकी अगर निफ्टी आईटी के जो 10 स्टॉक हैं उसकी अर्निंग्स वापस डबल डिजिट में आई है। सो आई पर्सनली थिंक दैट निफ्टी कैन को बीट कर सकता है। 7% पर एनम का हमारा टारगेट रहेगा 2 साल का निफ्टी आईटी का, निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस का टारगेट है। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी फिरोज, इन सारे बीते 6 महीने के आप इंसिडेंट्स को देख लीजिए। वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चरम पे, लेकिन क्रूड वो माइलेज नहीं ले पाया। डिमांड और सप्लाई दोनों ही डायनामिक्स को देखने के बाद अभी आप ओएमसीज पर, ऑल मार्केटिंग कंपनीज पर या फिर ऑयल एंड गैस पे क्या व्यू रखते हैं? ये तबका अभी इस पर आपका व्यू, इस पर कोई सेंस आपका? देखिए, ऑयल एंड गैस की जो निफ्टी जो डी ग्रोथ हुई है अर्निंग्स की, ऑलमोस्ट -33.2% की अर्निंग्स डी ग्रो हुई है लास्ट ईयर। निफ्टी ऑयल एंड गैस की ऑलमोस्ट अबाउट 14 स्टॉक्स हैं। 42% इसका वेट है, 46% फ्री फ्लोट है, 9.6% की वेट है निफ्टी में। मेरा ये मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो रिवर्सल्स है, आई वुड नॉट बी टू बुलिश ऑन आउट परफॉर्मेंस विज़ निफ्टी। फिरोज, सेक्टोरल शिफ्ट तो हमें ज़रूर से देखने को मिल रहा है जब से जीएसटी रिफॉर्म का डोज आया है मार्केट को, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा फार्मा और हेल्थ के स्पेस में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी हमें। वो अब थोड़ा बुझता हुआ नज़र आ रहा है। फार्मा हेल्थ के स्पेस बैकफुट पर और टैरिफ टेंशन तो है ही। अब यहाँ पर क्या है आपका स्टांस, कहाँ पे खड़े हैं आप? क्या कुछ बदलाव फार्मा और हेल्थ के स्पेस को लेकर किया है आपने? मेरे हिसाब से फार्मा अगेन इसकी जो 20 कंपनियां हैं निफ्टी फार्मा में, उसमें से जो अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर आई है वो काफी डिसअपॉइंटिंग रही है। -1.1% की डिग्रोथ आई है। लास्ट ईयर फार्मा की ग्रोथ 28% की थी। सो आई एम अ लिटिल बुलिश ऑन फार्मा फ्रॉम लास्ट ईयर्स अर्निंग पर्सपेक्टिव, बट आई थिंक ये क्वार्टर काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो आई वुड मीडियम टर्म में इतना बुलिश नहीं हूँ जितना मैं हुआ करता था बिफोर द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। ओके, अच्छा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस मार्केट में फिरोज जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो है लिक्विडिटी का, डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन। डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग रही है और एफआई लिक्विडिटी काफ़ी ख़राब रही है। क्या आगे जाते हुए इसमें कुछ चेंजेस देखते हैं आप? यस अनुज सर, एक ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो क्या हुआ है कि जो एफआई की जो बिकवाली आई है, डिस्क्रिशनरी की जो बिकवाली आई है वो खत्म हो गई है अनुज साहब। पूरे डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजर्स को हमने लिस्ट किया और उसको हमने देखा कि उनकी सबकी बिकवाली हो चुकी है 0.1। जो प्रॉप की बुकवाली थी, मेरे अंदाजे से हमने 10 प्रॉप वालों से बात की, उनकी 80% सेल हो चुकी है ऑलरेडी। इंडेक्स फंड की परचेज अभी भी बाकी है। तो एफआई की जो फ्लो है, नेगेटिव फ्लो, मेरे हिसाब से सितंबर तक उसकी नेगेटिव फ्लोज खत्म हो जाएंगी। अक्टूबर से परचेज का हमारा प्रोजेक्शन रहा है, looking at some statistics, that's point 1.
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की परचेज काफी बाकी है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में जो आज भी अगर हम अगस्त की आंकड़ा देखें, 18 अगस्त तक का मैं आंकड़ा देता हूं, स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी 4,200 करोड़ आ चुका है। ऑफ कोर्स ये आंकड़ा आईएमएफ और सेबी के पास थोड़े दिन बाद पहुंचेगा, बट हम एल्गोरिथमिकली कैलकुलेट करते हैं तो 4,200 करोड़ स्मॉल कैप में आ चुका है। इसका मतलब अभी भी सेंटिमेंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन रिटेलर्स का काफी बुलिश रहा है, एक्सएनआई का थोड़ा बेरिश रहा है। सो मेरा ये मानना है कि जो लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में, जो डोमेस्टिक से आ रही है, वो बरकरार रहेगी। उसका पहला अंदेशा होता है कि स्मॉल कैप के फ्लोज अगर जीरो हो जाएं और नेगेटिव हो जाएं तो अब आपको कॉशन होना है। आज तक मैंने ये नहीं देखा लास्ट 1.25 साल में कि स्मॉल कैप के पैसे कम हो रहे हैं, तो हम इसको रोज देखते हैं। जब भी ये नेगेटिव जाएगा तब मैं वापस आपको हाईलाइट करूंगा कि दिस इज द टाइम टू बी कॉशियस, बिकॉज अगर डोमेस्टिक ना खरीदे तो मार्केट इस स्थिरता से नहीं रुक सकती और डोमेस्टिक तब तक खरीदता जाएगा जब तक कि स्मॉल कैप में पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस इंडियन रिटेलर इज स्टिल बुलिश एंड दैट्स द बैरोमीटर वी चेक ऑन अ डेली बेसिस टू सी इफ देयर इज सम सेंटिमेंटल रिवर्सल। आपका ये की इंडिकेटर। अच्छा, बैंकों पे बात अभी नहीं हुई हमारी। आई मीन जो आई थिंक एक्शन मिसिंग है आईसीआईसीआई बैंक में, अच्छे नंबर्स के बावजूद एचडीएफसी बैंक 2000 के ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अभी फिरोज आपका झुकाव किस तरफ है? आई मीन बैंक निफ्टी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया किसी तेजी में, कल भी नहीं कर पाया था, आज भी बहुत नहीं कर पाया, थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को पार नहीं कर पा रहा है। झुकाव आपका पीएसयू बैंक्स पे है या फिर प्राइवेट बैंक्स पे है? प्राइवेट स्लाइटली अभी एफआईएस की सेलिंग के रडार पर है, तो आपका झुकाव किस पे है? मेरा झुकाव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ही है। इंटरेस्ट रेट साइकिल जो रिवर्सल है वो इनको ज्यादा काम आएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स की जो लेंडिंग पैटर्न्स हैं, उनकी जो निम सिर्फ बहुत सारे बिजनेसेस में उनकी डिवर्सिफाइड है। पब्लिक सेक्टर में आई डोंट लाइक द स्क्यू टुवर्ड्स होम लोन बिजनेस, उसकी जो निम है वो इतनी बढ़ नहीं पाती। तो माय बेट वुड बी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। निफ्टी बैंक में 12 स्टॉक है, उसकी जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स है वो सिर्फ 830 रुपए आई है निफ्टी बैंक की, which I think is disappointing, which is 11% degrowth। तो ये जो रैली में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एवरेज जो निफ्टी बैंक की जो अर्निंग्स है। चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर आया रखिए। आज आपके अगर आप देखें तो कनेक्शन में आपके से थोड़ा सा दिक्कत है आपके जुड़ाव में। निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। कल की तुलना में बहुत शानदार अगर आप देखें तो ये क्लोज है बहुत नज़दीक 24,970, 25,000 के। अनुज, अप्रोच क्या रहेगी इस प्राइस पर और कल के लिए आउटलुक? अप्रोच वही वीरू जो कल हमने ली थी, लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए। कल आपको याद होगा क्लोजिंग में हमने एक व्यू लिया था कि लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी है अब इस मार्केट में। देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, इंट्राडे में भले ही वॉलेटिलिटी रहे, भले ही इंट्राडे में लगे आपको कि मार्केट नहीं चल रहा, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप कैरी कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है। और 24,350 के लोगों के मुकाबले हम ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। ऑब्वियसली 24,350 पे तो कोई नहीं ले पाया होगा, वो अलग बात है, लेकिन आज भी मार्केट ने हायर लो बनाया है। हाँ, हम हायर हाई नहीं बना पाए, लेकिन हायर लो बनाया हमने। कल के लो से हायर लो है, एक बॉटम बना है मार्केट में, और बस कल हायर हाई बन जाए। अगर गैप अप के साथ हो जाइए तो फिर बड़ी अच्छी बात होगी मार्केट के लिए। लेकिन 25,000 इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि एक गैप के साथ टूटना चाहिए, और उसके बाद शायद फिर आप और आगे पॉजिटिवली इसको अप्रोच कर पाएँ, तो कैरी करने का सजेशन होगा। चलिए, तो डेट्स यहाँ से कैरी करने हैं आपको और विदाउट एनी फियर। और देखिए थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा, बट प्राइस वाइज जैसे कि अनुज कह रहे थे कि ये क्लोज बढ़िया है, और अगर आप कैरी कर रहे हैं तो इंट्राडे वोलेटिलिटी सामना करना पड़ रहा है, बट पोजिशनली इट्स गिविंग रिवॉर्ड। कुछ देर में चलेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए यतिन के पास, लेकिन उससे पहले जरा आपको एक बार मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ। और नहीं, एक काम करते हैं, पहले ट्रेड्स ले लेते हैं कल के, उसके बाद चलेंगे मार्केट ब्रेथ दिखाने के लिए। थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा। मानस, कल के लिए बुधवार की सुबह के लिए क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप? तो देखिए कल के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 395 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 387 का लगाना है और टारगेट 410, 410 रुपए के सेट करने हैं। ओके, एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। गाबा से बताइए आप क्या कर रहे पिक?
आई थिंक मुझे पसंद है इस वक्त यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, ट्रेड कर 708। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 704 का, करीब 4 रुपए का स्टॉप, ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से टारगेट 720 पॉसिबल है, 720 यूपीएल। यूपीएल केमिकल बास्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव लेता है बस सुबह से। आई मीन फर्स्ट एक्सेस में स्ट्रेंथ है। श्रीकांत, आपका ट्रेड? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है वीरेंद्र, यहाँ पे ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक है, कंजम्पशन बास्केट से इसे खरीदा जा सकता है। अच्छी तेजी बनी है स्टॉक में। कल के दिन में भी एक अच्छी स्पाइक आई थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि उसका कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बन रहा है। करंट लेवल से अगर मैं खरीदता हूँ 5,500 पे, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 5,450 का, यानी 50 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 5620 या 5650 तक भी जा सकता है, तो काफी अच्छी अपसाइड एक्सपेक्टेड है। तो करंट लेवल से ब्रिटानिया को खरीदे। ओके, ब्रिटानिया, ये श्रीकांत जी के पिक। और एफएमसीजी स्पेस में आज एक्शन तो है, 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है आज के सेशन में और क्लोजिंग होने की तरफ बढ़ रहा है। बताइए रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं, कल के लिए क्या कैरी करेंगी? जी 2 बजे जब हम शो में आए थे तो हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स को लॉन्च करा था 1316 पे। यहाँ इंट्राडे टारगेट हो चुका है, लेकिन हम इसको कैरी ओवर करेंगे फॉर द सेकंड टारगेट, जो हमारा बीटीएसटी टारगेट होगा, एंड दैट वुड बी 1345। एंड हम अब अपने एसएल को ट्रेल करके ले सकते हैं 1325 पे। स्पिरिट्स 132760 पर यही कैरी करेंगे आप बीटीएसटी ट्रेड के तौर पे। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, कोलगेट पामोलिव कोलपार को लेकर जाएंगे अपने 20 EMA के ऊपर अच्छी क्लोजिंग देते हुए है फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2350 2380। कोलगेट पामोलिव को आप लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2240 का। ओके, अगेन एफएमसीजी स्पेस से कोलगेट कविता जी ने पिक किया है। अच्छा मूव यहाँ पे पूरा स्पेस देता हुआ। चलिए अब डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं, कौन से 2 स्टॉक्स पर आज डीलर्स का फोकस, इतने जी बताइए। तो 2 स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले है सीजी पावर, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ दिख रहा है, खास करके लास्ट आधे घंटे में अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन। और डीलर्स की अगर आप माने तो 685-700 के टारगेट्स के लिए वो बीटीएसटी के एडवाइस यहाँ दे रहे हैं। उनका मानना ये कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, जिसके कारण शायद यहाँ मोमेंटम बरकरार रहा है कल के दिन भी। इसके अलावा नायका काफ़ी दिनों से एक्टिव है, यहाँ भी आप अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट 3% ऊपर है और यहाँ भी फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। नायका की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ भी डीलर्स 230 तक के टारगेट सुझा रहे हैं और बीटीएसटी की रणनीति भी एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, नायका और सीजी पावर एनर्जी स्पेस में भी आज के सत्र में खरीदारी हमें होते हुए दिखी है। साथ ही नायका, ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। और आज तो मानस जी ने नायका पिक भी किया था, तो शानदार मूव नायका में देखने को मिल रहा है। 2 स्टॉक्स आपके रडार पर। अब ब्रेथ समझ लेते हैं। वीरेंद्र जी बताइए, ब्रेथ कैसी रही आज मार्केट की? शायद ब्रेथ अच्छी थी, और अगर आप सुबह देखें, आई मीन रिलायंस, मारुति और पूरे के पूरे ऑटो का एक बार डिलीवर फिर करना इस बात का सूचक था कि ब्रेथ आज भी अच्छी होगी। लुक एट टाइम इन लॉन्ग्स 99, ऑलमोस्ट 100 शॉर्ट कवरिंग करीब 68 में, कंसोलिडेटेड फिगर्स 167 की, 43 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये महत्वपूर्ण स्टैट्स है। बाजार में ट्रस्ट फैक्टर है, लॉन्ग्स को, प्रॉफिट्स को ना कैश में कन्वर्ट करने की फीलिंग थी। हाईफिल फाइनेंस माइनस का ट्रेड भी था, और इनफैक्ट एक्साइड भी माइनस का ट्रेड है। एक ओपनिंग पे था, एक क्लोजिंग पे था, मतलब 2 बजे के शो में। दोनों आज लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं। 197 कम्युनिकेशन, यानी पेटीएम आपकी स्क्रीन पे 4.5% ऊपर रहा। बाकी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, नायका भी मानस ने पिक किया था, अच्छा ट्रेड यहाँ पे। शॉर्ट कवरिंग में मदरसन, एस्ट्रल, बंधन बैंक, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स। आज लेटर हाफ में ये जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थे उसमें एक सब्सटेंशियल मूव था। और शॉर्ट बिल्डअप भारत डायनेमिक्स, कल्याण, सोलर इंडस्ट्रीज, नोवामा वेल्थ और कैंप्स में यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप था। और शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ थी, जैसे कि मैंने कहा कम थे ये, बट केपीआईटी टेक और ग्रेनुअल्स, एसबीआई लाइफ और साथ ही साथ सिप्ला। तो कुछ मिड कैप आईटी, कुछ कैपिटल गुड्स और कुछ फार्मा, जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। लेकिन प्रकाश सर का वो जो ट्रेड था कंटेनर कॉर्प, जरा प्लीज़ एक बार क्लोजिंग में जो उन्होंने 2 बजे पिक किया था, एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। प्रकाश सर है ना डायरेक्टर साहब कार्यक्रम में? 2 बजे ये कॉल गई थी स्क्रीन पे करीब 5:52 पे। प्रकाश सर, ये भी वर्थ कैरिंग है, मतलब अगर किसी को रिवर्सल ट्रेड ही खोजना है, और मतलब लग रहा है ना कि प्रॉमिसिंग एटलीस्ट 20 DMA का टेस्ट पॉसिबल लग रहा है आपको, जो कि करीब 463-64 पे प्लेस्ड है? मुझे तो बाउंस बैक ट्रेड है यहाँ पर। इतनी गिरावट के बाद बाउंस बैक है। बाउंस बैक तो वेंजेंस है कंटेनर कॉर्पोरेशन। अब ट्रेड कर रहा है 554। फर्स्ट टारगेट मेरे ख्याल से 570 होना चाहिए।
अभी भी कैरी कर सकते हैं बिल्कुल 570 कल के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके लिए व्यू कॉनकोर पर बैन अपडेट देते हैं आपको। पीजी इलेक्ट्रो प्लस बहुत क्लोज है बैन से बाहर आने के लिए। 79% पोजिशनिंग यहाँ पर हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। 80% के नीचे अगर आप हो तो बैन से बाहर आते हैं। और आज इस स्टॉक में सेकेंड डे रनिंग शॉर्ट कवरिंग हुई, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और 79% पोजिशनिंग पर इस समय ये स्टॉक यहाँ पर, तो शायद होपफुली बैन से बाहर आएगा। मार्केट की क्लोज अच्छी है, वैसे मार्केट की क्लोज में कोई बुराई नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको 25,000 के ऊपर का क्लोज मिले तभी आप खुश हो। आज कल के मुकाबले क्लोज काफ़ी बेटर है, क्योंकि 2:15 बजे से ऐसा लग रहा था कि आप कंप्लीटली कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्केट ने वापस एक रैली दिखाई, हाँ हम 25,000 को नहीं क्रॉस कर पाए, लेकिन कल सुबह अगर होपफुली सब कुछ ठीक रहा, कोई बहुत ज़्यादा ग्लोबली डिस्टर्बेंस नहीं आई, तो मुझे लग रहा है कि फिर हम एक गैप के साथ 25,000 को क्रॉस करेंगे। और एक चीज़, कल एफआईआईज़ ने 10-12 हज़ार शॉर्ट कवर करे हैं। आई थिंक आज शायद और 10-12 हज़ार शॉर्ट कवर हुए हों, और अगर ये थोड़ा सा धीरे धीरे करके, एक तरीके से अच्छा हुआ कि कल एकदम से सारी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, तो थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास आगे की शॉर्ट कवरिंग के लिए। लेकिन सेंस बन रही है मार्केट में कि अब एक बन चुका है मार्केट में एक बेस फॉर्मेशन, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं होपफुली। ओके, तो 25,000 देखते कि कल कैसे होती है ओपनिंग मार्केट की। कुछ और स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आज के सेशन में, इनफैक्ट जब रैली आई थोड़ी सी, तो बैंक निफ्टी जो फ्लैट कारोबार कर रहा था, आधा फीसदी की करीब तेज़ी के साथ, ये भी क्लोज होने की अब तैयारी कर रहा है 55,882 के लेवल पर। और अगर आप एक बार बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर रखेंगे स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आएगा कि एसबीआई में निचले स्तरों से अच्छी मूव कल सुस्ते में देखने को मिल रही थी, वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक फिर से सुधरा निचले स्तरों से। एचडीएफसी बैंक आज थोड़ा बैकफुट पर था, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने काफ़ी संभालने की कोशिश की है। इसके अलावा जो स्टॉक्स और आज फोकस में, टेक महिंद्रा डे हाई पर आया, और पूरे एफएमसीजी पैक में लगातार ब्रिटानिया पिक में आई है, कोलगेट पिक में है, एचयूएल भी पिक में, डे हाई पर एचयूएल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप एनर्जी स्पेस पर भी ध्यान दें, तो रिलायंस, सुजलॉन, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी और डेज हाई के आसपास कारोबार करते हुए नजर आएंगे। नेस्ले इंडिया रखेंगे एक बार स्क्रीन पर। कविता जी, कोलगेट चुना आपने, नेस्ले इंडिया का चार्ट देखिए, निचले स्तरों से इसने भी कोशिश की और रिकवरी दिखाने की कोशिश तो कर रही है कंपनी, करीब 2.25% की तेज़ी के साथ। क्या चार्ट्स इंडिकेशन दे रहा है? श्रेया, नेस्ले अभी अपने एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो सपोर्ट एक बना है काउंटर पर। सो अगर किसी ने पोजीशनिंग ली है तो दे कैन होल्ड, सेक्टर का टेलविंड अच्छा है। 1150 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को बने रख सकते हैं। अपर साइड मुझे लगता है 1200-1220 तक के प्राइस मूव पॉसिबल है। ओके, मीनवाइल पेटीएम देखिए जरा, और सच बताऊं तो मेरे ख्याल से पेटीएम में जिस तरीके का पैसा बना है पिछले हफ्ते 10 दिन में, आज सुबह हमने इसको स्पॉटलाइट में पिक किया था श्रेया, फ्लैट शुरुआत हुई और पूरी की पूरी तेज़ी इंटरडे में हुई है, और 7 दिन का चार्ट देखिए, 15-16% के मूव, और पूरा आपको लॉजिक के साथ ये समझाया गया था कि क्यों इस स्टॉक में इस तरीके की तेज़ी आएगी। जब वो एंटफिन वाला एंगल, जब वो चाइना वाला एंगल पूरी तरीके से ख़त्म हुआ था, 2 दिन बस स्टॉक ने आपको तंग किया और उसके बाद इसने मुड़कर नहीं देखा, और अब देखिए 1230 पर ये स्टॉक का शानदार मूव। इसका 52 वीक हाई लो प्लेट दिखाएंगे, और उसके बाद इसका 2 साल का एक चार्ट देखेंगे, या अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा चार्ट होगा तो वो देखेंगे। आई थिंक 52 वीक हाई तो होगा ये इसका, हाँ ये आज इसका 52 वीक हाई है। लाइफ हाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, लाइफ हाई इसका 2100 समथिंग था जब लिस्टिंग हुई थी। आई थिंक एक बार ज़रा थोड़ा लंबा चार्ट अगर पेटीएम का देख सकें यहाँ पर, तो एक बार वो चार्ट देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 12 महीने का चार्ट है, करीब 115% ऊपर यहाँ पर इस समय ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। आप मानस, पेटीएम क्या करें इसमें, अब जिन्होंने मिस कर दिया वो क्या करें? देखिए, चार्ट तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, और मेरा समझना है कि रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो करीब 1275 से 1285 की रेंज में हो सकते हैं। तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, आई थिंक कैरी करना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1214 के नीचे लगाएं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए एक डिप का वेट करें। ओके, आई थिंक 2100 करीब पे तो आईपीओ था शायद, 1700-1800 के करीब इसका हाई था, क्योंकि पेटीएम का ऑल टाइम हाई 1955। ओके ठीक है, 1955 था इसका ऑल टाइम हाई। अभी भी यहाँ पर अप्रोच ये रहेगी
कि बाय ऑन डिप्स करिए। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, IIFL फाइनेंस, ये भी 5% की गेंस के साथ क्लोज होता हुआ, और कॉनकोर में अच्छे मूव्स हैं। वीरू, अच्छा दिन है मार्केट के लिए, 25,000 की दहलीज पर ही हम बंद हो रहे हैं। आई थिंक सुबह अगर आपसे पूछा जाता गिफ्ट निफ्टी देखकर, दोनों हाथ से ले लेते हैं आपकी, हाँ 25,000 के इतना पास अगर मार्केट आकर क्लोज हो जाएगा तो बुल्स खुश होते हैं इस चीज़ से। मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है अनुज, किसी भी दिन अगर हमें एक गैप अप थोड़ा सा और ऊपर ले जाके छोड़ दे तो मेरे ख्याल से उन कॉलाइटर्स को ट्रैप करने का बहुत सुनहरा मौका होगा हमारे पास, दोनों ही केस में, निफ्टी निफ्टी बैंक के केस में। बिल्कुल सही कहते हैं आप। और एक अच्छा क्लोज, बहुत ही क्लोज हम उस थ्रेशोल्ड पॉइंट के। और एक और चीज़ अच्छी रही, आज निफ्टी IT में फाइनली थोड़ा सा रिवर्सल था, बहुत डिसाइसिव नहीं, बट एटलीस्ट ये देखिए बहुत तो नहीं चला, कल भी सिंक हुआ, जो ओपनिंग पॉइंट था वहाँ से सिंक हो गया, बट नाउ इट्स स्पेंडिंग टू मच टाइम एट 10 DMA, अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के नज़दीक बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। ये चीज़ शायद जो बात अनुज कह रहे थे उसके हक में जाती है। एक दो स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ। फाइनली रिलायंस 2.5% के गेन के साथ, और जो बात मैं क्लोजिंग में कह रहा था 2 बजे एग्जैक्टली, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, 1421 की तरफ ये जा रहा है। क्यों? जिसे कहते हैं ना एवरेजेस कॉलिंग टेक्निकल्स में, 20 DMA पे रिलायंस क्लोज हो रहा है, और पहली बार सिंस 10 जुलाई, 10 जुलाई के बाद पहली बार रिलायंस इज क्लोजिंग अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। श्रीकांत, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत संक्षेप में रिलायंस पे आपका टेक। निफ्टी का थ्रेशोल्ड 25,000 और रिलायंस लास्ट एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ, बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में। नहीं, बिल्कुल रिलायंस वीरेंद्र मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक काफ़ी अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन बना हुआ है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1470-75 तक जा सकता है, और डाउन साइड काफ़ी प्रोटेक्टेड। आज का अगर इनफैक्ट आप पैटर्न देखोगे तो ओपन और लो सेम है, तो करंट लेवल से मैं कहूँगा कि इसमें तेज़ी और भी बनेगी। ओके, रिलायंस में और तेज़ी बन सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फिर से हमारी तरफ से कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। ये तो कुछ स्टॉक्स की बात हुई जहाँ पे अच्छी तेज़ी थी और जिसने बाजार को संभालने की कोशिश की आज, लेकिन बैकफुट पे आज डिफरेंट स्टॉक्स थे। आप देखिए BDEL, हैल, गार्डन रीच, सभी में आज मुनाफा वसूली 3% से ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं ये सारे स्टॉक्स। और ख़बर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही है कि रशिया और यूक्रेन में सीज़ फायर हो सकता है। उसके बीच आप देखिए डिफेंस स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पॉसिबली एक लास्ट चार्ट चेक जाना चाहूँगी, गाबर सर आप ही देख लीजिए। BDL का देखें आप, काफ़ी टूटा ये स्टॉक आज के सत्र में, डेज लो पर क्लोज होने की तैयारी, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ। अब क्या करना चाहिए, दूरी बनाए या फिर एक ये मौका है? नहीं, दूरी बनाना चाहिए। अपमूव मिला है, लेकिन अपमूव में थोड़ा रेसिस्टेंस आया करीब अराउंड 1620 1630 के आसपास, अब गिरावट आ रही है। अब 1547 के आसपास ट्रेड कर रहा है BDL, मेरे ख्याल से शॉर्ट करना चाहिए। 1500 भी पॉसिबल है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 1570 का, ज्यादा नहीं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो भी फेवर में एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बनता है। भारत डायनामिक्स आज देखिए, आज डिफेंस स्पेस में मेजर ब्रेकडाउन है। यही प्रश्न मैंने सुबह सुबह आज मानस से किया था। हालांकि HCL ने जाते जाते अपने 200 DMA को सिक्योर कर लिया, बट ये खराब क्लोज है। और कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थे आज, इंडिगो बैकफुट पे रहा, बट डिसअपॉइंटमेंट शब्द नहीं कहूँगा मैं। आई थिंक कल ही इसने अपना नया ऑल टाइम हाई छुआ था, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि इट्स अ रेस्ट टेकिंग प्रोसेस। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज थोड़ा सा बैकफुट पे आया। आज HDFC बैंक भी बैकफुट पे आया, और मेटल्स में जो कल बहुत शार्प मूव था उसमें हिंडाल्को आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया। और जो कैपिटल मार्केट थीम थी वो थोड़ी सी बैकफुट पे आई आज। MCX सिंक हुआ, कैम सिंक हुआ। और एक बार जरा CDSL लेके आइए, डिपॉजिटरीज क्या कर रहे थे, जरा CDSL दिखाइए। ये MCX बैकफुट पे था, सुबह सुबह 71 का। CDSL का क्लोज अच्छा था 1582 पे, तो ये थीम आज बहुत अच्छा कर गई। खैर चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज बताइए। थैंक यू वीरू, बिल्कुल वॉल पर चलते हैं मार्केट की क्लोजिंग देखने के लिए। एक बार जरा थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का सेटअप देख लें। एक बार काफ़ी समय से हमने ग्लोबल मार्केट का सेटअप देखा नहीं है, अगर एक बार उसको और देख लें वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, इनफैक्ट अब मार्केट के लिए शायद वो इक्वेशन ज़्यादा बड़ी है। यूरोपियन मार्केट आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, यूरोपियन मार्केट्स में अच्छे मूव्स हैं। एक बार US के फ्यूचर्स दिखा दीजिए और उसके बाद फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारे लिए।
लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में इस समय अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब वॉल पे चलते हैं और देखते हैं इस समय की मार्केट की क्लोज। यूएस फ्यूचर शायद सोए हुए हैं इस समय, तो हमें नहीं मिल रहे। चलते हैं स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 125 पॉइंट ऊपर 24,990 पर। बैंक निफ्टी करीब 120 पॉइंट ऊपर 55,850। निफ्टी आईटी ये भी करीब आधा % ऊपर था 34,800 पर। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसको भी लेकर आइए जरा। स्मॉल कैप ये भी करीब 3/4% ऊपर। तो कुल मिलाकर मार्केट का मूड माहौल एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक था। करीब 1900 बढ़ने वाले शेयर, 850 गिरने वाले शेयर आपको इस समय दिखाई देंगे। अब एक बार ज़रा सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं। सेक्टोरल हीट मैप में देखिए आप पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 1% ऊपर था। एफएमसीजी करीब 1% ऊपर। ऑयल एंड गैस करीब 0.25% ऊपर। निफ्टी एनर्जी ये भी करीब 1%। ऑटोज़ में ऑब्वियसली अच्छे मूव्स थे। एफएमसीजी काफ़ी इंडेक्स थे जो अच्छे चले आज। नीचे इंडेक्स कोई खास था नहीं, सिर्फ एक डिफेंस था जो करीब 1% नीचे था। अदरवाइज़ ज़्यादातर इंडेक्स जो थे वो सब ऊपर की तरफ ही थे। अब आइए ज़रा एक बार निफ्टी के हीट मैप पर यहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स रहे। टाटा मोटर्स करीब 3.5% ऊपर, आज का टॉप गेनर। अदानी पोर्ट्स, रिलायंस में शानदार तेज़ी रही है, आज का सबसे बड़ा स्टॉक ऑफ द डे था। 3.25% ऊपर रिलायंस था। हीरो, बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइजेस, इटर्नल, टेक महिंद्रा, नेस्ले, इन सब में तेज़ी थी। कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति, भारती, यहाँ भी अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिली। इन्फोसिस, आईटीसी, जियो फाइनेंस, टाटा स्टील, विप्रो, ये सब स्टॉक्स तेज़ी में थे। हालांकि आज कुछ मंदी वाले स्टॉक्स भी थे। फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग थी आज। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला दोनों नीचे थे। एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा ड्रैग किया बैंक निफ्टी को और निफ्टी को। महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा नीचे था। एलएनटी में थोड़ी सी करेक्शन थी। ट्रेंड थोड़ा सा नीचे था। बजाज फाइनेंस थोड़ा सा नीचे था। तो ये कुल मिलाकर आज कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर हल्की सी आपको मंदी देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर वीरू शानदार दिन मार्केट के लिए, और क्लोज जो है वो ऑलमोस्ट 25,000 के करीब होती है। बिल्कुल अनुज, 24 जुलाई के बाद पहली बार मार्केट शट इतना क्लोज 25,000 के होते हुए। और इनफैक्ट दोनों इंडस्ट्रीज, निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें तो आज खुला 10 डेमा को टेस्ट किया, फिर डे हाई पर, और अपने 2050 डेमा को फिर रिगेन किया। तो बेहतर और शानदार क्लोज निफ्टी बैंक के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो, कल के लिए, बुधवार के लिए। यही उम्मीदें करते हैं कि ये दिन कल का अच्छा हो, आज से भी बेहतर हो। ये पैनल आपसे फिर मुलाकात करेगा सुबह मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।